इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटने का सीधा असर इंडिया में आपकी फ्लाइट पर कैसे पड़ सकता है? या माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई फीचर आपकी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा क्यों हो सकता है। अब इनको रैंडम न्यूज मत समझो दोस्त, दीज आर ऑल डॉट्स। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो इन डॉट्स को कनेक्ट करना ही मतलब पूरा गेम है। बिल्कुल, अगर आप इन कनेक्शंस को मास्टर करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स को एक स्टोरी की तरह याद रखना चाहते हैं तो दिस इज योर मोमेंट। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो। ट्रस्ट अस, यू वोंट रिग्रेट इट। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। आज हम दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज का एक मैसिव ब्रेकडाउन करने वाले हैं। एग्जैक्टली और ये है हमारा लर्निंग मैप। हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी से, पाकिस्तान की जुडिशरी और यूक्रेन वॉर पर बात करेंगे। फिर हम जंप करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई, एविएशन सेफ्टी और हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग को भी डिकोड करेंगे। उसके बाद हम आएंगे क्रूशियल इकोनॉमिक टॉपिक्स पर, जैसे इंडिया की सेल्फ रिलायंस इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रुपी एट 90 और हमारी जीडीपी ग्रोथ। और भी बहुत कुछ है, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल जस्टिस, मतलब दिस इज अ पावर पैक्ड कॉम्प्रिहेंसिव सेशन। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। वाओ। ब्रॉड मैक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी। सो इमेजिन करो, अगर गवर्नमेंट को अचानक से ये पावर मिल जाए कि वो किसी भी जज को किसी भी कोर्ट में बिना उनकी परमिशन के ट्रांसफर कर सके। यही बेसिकली अ स्टॉर्म है जो पाकिस्तान में अभी ब्रू हो रहा है। ये तो एक क्लासिक पावर ग्रैब लग रहा है बेसिकली। हाँ। पाकिस्तान ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया है, 27th अमेंडमेंट, और ये फंडामेंटली सुप्रीम कोर्ट को वीकन कर रहा है। अच्छा। ये गवर्नमेंट को जुडिशियल ट्रांसफर्स पर बहुत ज्यादा कंट्रोल दे रहा है, जो सीधा सीधा सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल पर एक हिट है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सिंपल है पर काफी पावरफुल है। सोच लो, एक स्कूल में प्रिंसिपल को पावर मिल जाए कि वो किसी भी टीचर को विदाउट देयर कंसेंट हाँ। किसी भी दूसरे ब्रांच में भेज सके, क्या होगा? टीचर्स डरेंगे उनसे, कुछ बोलेंगे नहीं। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ जजेस के साथ हो रही है और इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत बड़े खतरे में है। चलो इसके कंटेंट पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। हाँ। तो इंट्रोडक्शन। नवंबर 2025 में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के एक सबसे क्रिटिकल पिलर यानी उसकी जुडिशरी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब कोर लॉजिक देखो, यहाँ 2 की पॉइंट्स है। पहला, 27th अमेंडमेंट, इसने एक नई बॉडी बनाई है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। राइट। और इस नए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल मैटर्स में छीन ली है। मतलब हाईएस्ट कोर्ट अब मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस के लिए फर्स्ट कोर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट, ये एग्जीक्यूटिव को यानी गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के जजेस को उनकी कंसेंट के बिना ट्रांसफर करने की पावर देता है। ये तो 2010 के 18th अमेंडमेंट का बिल्कुल उल्टा है। एग्जैक्टली, जिसका एम था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को डीपोलिटिसाइज करना, समझे? और कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। यूपीएससी के लिए कीवर्ड्स है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। राइट। एमसीक्यू में 27th वर्सेस 18th अमेंडमेंट का कंपैरिजन आ सकता है और इंडिया के जुडिशियल सिस्टम से कंपेयर करने के लिए ये एक ब्रिलियंट केस स्टडी है, याद रखना। Okay, now pause and practice saying this part aloud. The 27th Amendment in Pakistan created the Federal Constitutional Court, undermining the Supreme Court's original jurisdiction and eroding the judicial independence established by the 18th Amendment. इन शॉर्ट, पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल हासिल कर रही है, जिससे उसकी इंडिपेंडेंस को एक बड़ा खतरा है। बड़ा। ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेटा प्राइवेसी। कंट्रोल की बात हो ही रही है तो चलो टेक वर्ल्ड में चलते हैं। इमेजिन करो कि आपके कंप्यूटर के पास आपने उस पर जो भी किया है उसकी एक परफेक्ट फोटोग्राफिक मेमोरी हो। कूल ना? शायद उतना कूल नहीं। वेल हाँ। माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज ओएस को, जिसको वो एजेंटिक ओएस कह रहे हैं, उसमें बदल रहा है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एआई की मदद से खुद ब खुद काम कर सकता है। राइट। लेकिन इसका एक नया फीचर है रिकॉल, जो हर कुछ सेकंड्स में आपकी एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट लेता है। ओह वाओ। और इसने डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर मतलब मैसिव रेड फ्लैग्स रेज कर दिए। इसका रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा क्रीपी है। इमेजिन करो कि कोई हर 5 सेकंड में आपके कंधे के ऊपर से झांक रहा है। हाँ। और आपके कंप्यूटर स्क्रीन की फोटो ले रहा है। रिकॉल इसका डिजिटल वर्जन है। बिल्कुल, चलो डिटेल्स में जाते हैं। हाँ। इंट्रोडक्शन। हम सब जनरेटिव एआई के बारे में जानते हैं, जैसे चैट जीपीटी जो कंटेंट बनाता है। लेकिन अब नया बज़वर्ड है एजेंटिक एआई। तो ये अलग कैसे है? कोर लॉजिक। हाँ। एजेंटिक एआई सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, वो गोल्स अचीव करने के लिए ऑटोनोमसली एक्ट करता है। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट का नया विंडोज अपडेट इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। रिकॉल फीचर आप जो भी करते हैं उसके स्नैपशॉट्स लेता है ताकि आप बाद में कुछ भी सर्च कर सकें। कन्वीनियंस के लिए। हाँ, लेकिन क्रिटिक्स इसे ब्लोटवेयर और हैकर्स ड्रीम कह रहे हैं। सोच लो, आपकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, पर्सनल मैसेजेस एक ही डेटाबेस में स्टोर हो आपके पीसी पर, जिसे एक हैकर आसानी से एक्सेस कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। एग्जैक्टली। और अब कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। यूपीएससी मेंस जीएस 3 के लिए एआई, डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी पर सवाल आते ही हैं। तो एजेंटिक एआई वर्सेस जनरेटिव एआई का डिफरेंस पता होना चाहिए। बिल्कुल। रिकॉल फीचर ओएस लेवल एआई इंटीग्रेशन के खतरों का एक परफेक्ट एग्जांपल है। Okay, now rehearse presenting this part out loud. Agentic AI acts autonomously to achieve goals, unlike generative AI, which creates content. Microsoft's recall feature raises severe privacy and security concerns due to its constant activity snapshots, creating a potential gold mine for hackers. In short, माइक्रोसॉफ्ट का ये मूव टुवर्ड्स एन एजेंटिक ओएस विद इट्स रिकॉल फीचर कन्वीनियंस के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क ट्रेड कर रहा है। ब्रॉड माइक्रो थीम, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के रिस्क हैं, पर क्या हो अगर हम नेचर को ही एक टेक्नोलॉजी की तरह यूज कर पाएं टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? मतलब क्या हम नेचर के सबसे छोटे जैनिटर्स को अपनी सबसे बड़ी मैसेज क्लीन अप करने के लिए यूज कर सकते हैं? Absolutely. बायो रेमिडिएशन बिल्कुल यही चीज है। ओके। ये एक प्रोसेस है जहां हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हैजर्डस पोल्यूटेंट्स जैसे ऑयल स्पिल्स और हेवी मेटल्स को हार्मलेस सब्सटेंसेस में बदलने के लिए बेसिकली हम नेचर से ही पोल्यूशन की सफाई करवा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत कूल है।
बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे दही जमाने के लिए हम दूध में थोड़ा स्टार्टर कल्चर यानी बैक्टीरिया डालते हैं। हाँ। वैसे ही एक ऑयल स्पिल साइट को स्पेसिफिक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास इंट्रोड्यूस करके क्लीन किया जा सकता है। बिल्कुल, ये टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स को हार्मलेस बाई प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। वाओ, चलो इस पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। प्लीज। इंट्रोडक्शन। इंडिया में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर हमारी नदियों में। राइट। ट्रेडिशनल केमिकल मेथड्स महंगे भी होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूशन भी कॉज कर सकते हैं। यहाँ पर बायो रेमिडिएशन एक हीरो की तरह आता है। कॉर लॉजिक, इसके दो मेन टाइप्स हैं। इन सिटू मतलब पोल्यूशन को कंटामिनेटेड साइट पर ही ट्रीट करना, Right. और एक्स सिटू जहां आप पोल्यूटेड मटेरियल को हटाकर कहीं और ट्रीट करते हैं। अच्छा। इंडिया के लिए ये गंगा और यमुना जैसी नदियों की सफाई के लिए गेम चेंजर है। ये सस्टेनेबल और हाईली कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है हार्श केमिकल ट्रीटमेंट्स का। Right. कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। प्रीलिम्स के लिए बायोमैग्निफिकेशन वर्सेस बायो रेमेडिएशन पर सवाल आ सकता है। ये एक क्लासिक ट्रैप है। Okay. याद रखना, बायोमैग्निफिकेशन में पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन में बढ़ती है, जबकि बायो रेमेडिएशन पोल्यूटेंट को खत्म करता है। Important distinction. हाँ, और स्पेसिफिक माइक्रोब्स के नाम जैसे ऑयल स्पिल्स के लिए स्यूडोमोनास भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। Can be performed in situ or ex situ and is a crucial, sustainable solution for river cleanup in India, offering an alternative to chemical methods. इन शॉर्ट, बायो रेमिडिएशन इंडिया की मैसिव पोल्यूशन प्रॉब्लम, स्पेशली उसकी नदियों के लिए एक नेचुरल, सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स। एनवायरमेंट को बचाने की तरह ही देश की स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल नीड्स के लिए रिसोर्सेज सिक्योर करना भी बहुत जरूरी है। हाँ। और उसके लिए हमें कुछ बहुत स्पेशल मिनरल्स चाहिए। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की या REEs। ये 17 मिनरल्स का एक ग्रुप है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल एसेंशियल है। EVs, स्मार्टफोन्स, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट। सही। प्रॉब्लम क्या है? अभी चाइना का इस पर नियर मोनोपोली है। लगभग 90% ग्लोबल प्रोसेसिंग को वो कंट्रोल करता है। और इंडिया इंडिपेंडेंसी को तोड़ना चाहता है। बिल्कुल सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। इसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपके स्मार्टफोन स्क्रीन पर जो वाइब्रेंट कलर्स हैं वो आरीज हैं। अच्छा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर के अंदर जो पावरफुल लाइट वेट मैग्नेट्स होते हैं वो भी आरीज है। न्यूडेमियम फॉर एग्जांपल इन मैग्नेट्स में यूज होने वाला एक सुपर इंपॉर्टेंट आरी है। तो इनके बिना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक जाएगी। लिटरली। चलो इसके डिटेल्स में जाते हैं। हाँ। इंट्रोडक्शन। चाइना का RE सप्लाई चेन पर डोमिनेंस पूरी दुनिया के लिए इंडिया सहित एक मेजर स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। राइट। हमारे पास दुनिया के लगभग 6% रिजर्व्स हैं जो काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन हम ग्लोबल सप्लाई का 1% से भी कम प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें रोक क्या रहा है? कोर इशू है प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया के रिजर्व्स मेनली मोनोजाइट सैंड्स में पाए जाते हैं, केरला और ओडिशा जैसे स्टेट्स के कोस्ट्स पर। लेकिन हमारे पास इन सैंड्स को प्रोसेस करने और RES को एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करने की सोफिस्टिकेटेड और एनवायरमेंटली चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है ताकि डोमेस्टिक माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके। राइट। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए कुछ की फैक्ट्स। मोनोजाइट सैंड्स में थोरियम भी होता है जो इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए क्रूशियल है। अच्छा। ये भी याद रखना कि न्यूडेमियम हाई पावर मैग्नेट्स में यूज होता है और ये पूरा इशू जियोपॉलिटिक्स ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल का एक क्लासिक एग्जांपल है। Primarily in monazite sands, but lacks the processing capacity to be self-reliant. The National Critical Mineral Mission aims to bridge this gap to counter China's dominance in this strategic sector. इन शॉर्ट, इंडिया के पास RE सेल्फ रिलायंस का पोटेंशियल है, लेकिन RE की चैलेंज है रिजर्व्स होने और उनसे प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी होने के बीच के क्रिटिकल गैप को ब्रिज करना। ब्रॉड मैक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, ह्यूमन ज्योग्राफी। जियोपॉलिटिक्स की बात चली है तो देखते हैं कि कैसे ज्योग्राफी खुद इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स को शेप करती है। कभी सोचा है कि कुछ स्टेट्स में सीधा 2 पार्टी फाइट क्यों होता है, जबकि दूसरे स्टेट्स में एक क्योटिक मल्टी पार्टी सिस्टम होता है? इसका जवाब ज्योग्राफी के पास है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग एनालिसिस है। ये एक्सप्लेन करता है कि माउंटेन स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अक्सर 2 पार्टी या बाइपोलर कॉन्टेस्ट क्यों होता है, राइट। जबकि प्लेन्स के स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार में एक कॉम्प्लेक्स मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके पीछे 2 ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़ोमिया और डुवर्जर्स लॉ। इसका रियल लाइफ एग्जांपल तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हिमाचल या उत्तराखंड का कोई भी इलेक्शन रिजल्ट देखो, लड़ाई ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है। हाँ। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश या बिहार को देखो और वहां SP, BSP, RJD, JDU जैसी कई पार्टीज मैदान में दिखेंगी। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लेट्स डिस्कस। हाँ। इंट्रोडक्शन। ज्योग्राफी सिर्फ माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में नहीं है, वो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी बनाती है जो डिटरमिन करते हैं कि लोग कैसे रहते हैं और वोट करते हैं। राइट। पहला कॉन्सेप्ट है ज़ोमिया। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक टर्म है जो अनहिली अपलैंड रीजन्स के लिए यूज होता है, जो हिस्टोरिकली लोलैंड स्टेट्स के कंट्रोल से बचते रहे हैं। अच्छा। वहां ज्यादा होमोजीनियस और आइसोलेटेड कम्युनिटीज होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है डुवर्जर्स लॉ, एक फेमस पॉलिटिकल साइंस थ्योरी जो कहती है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FTPP वोटिंग सिस्टम जो इंडिया में है नेचुरली एक 2 पार्टी सिस्टम को इनकरेज करता है। यहाँ आर्गुमेंट ये है कि ज़ोमिया के सोशल और ज्योग्राफिकल कंडीशंस डुवर्जर्स लॉ को माउंटेन स्टेट्स में ज्यादा इफेक्टिवली काम करने देते हैं, जिससे थर्ड पार्टीज स्क्वीज आउट हो जाती हैं और बाइपोलर कॉन्टेस्ट होते हैं। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट कनेक्शन। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। UPSC के लिए डुवर्जर्स लॉ का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन एक बहुत नीचे और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। हाँ। ज़ोमिया की डेफिनेशन भी ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंट है। ये ज्योग्राफी और पॉलिटी को कनेक्ट करने वाला एक बेहतरीन इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस है। Okay, practicing this aloud. Duverger's law, which posits that FPTP electoral systems lead to 2-party politics, appears more evident in India's mountain states, or Zomia, creating bipolar contests, unlike the fragmented multi-party systems common in the plains. इन शॉर्ट, माउंटेन स्टेट्स की यूनिक ज्योग्राफी अक्सर 2 पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम्स को फॉस्टर करती है, जो इंडिया में डुवर्जर्स लॉ का एक फैसिनेटिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है।
ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया के पहाड़ों से चलो यूरोप के फ्रंट लाइंस की तरफ चलते हैं। यूक्रेन वॉर को लेकर एक बड़ा सवाल घूम रहा है, एक पीस डील इतनी मुश्किल क्यों है? हाँ, बहुत सारे पोटेंशियल पीस प्लान्स की चर्चा है, खासकर प्रपोज्ड ट्रम्प प्लान। ये एक सपोज्ड 28 पॉइंट प्लान है जो एसेंशियली करंट फ्रंट लाइंस को फ्रीज कर देगा। मतलब रशिया को यूक्रेन का लगभग 20% टेरिटोरी जो उसने अभी ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसमें क्राइमिया और डॉनबास रीजन शामिल है, रखने को मिल जाएगा। और बदले में यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने की अपनी बिड को परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा। ये तो यूक्रेन के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल डील लगती है भी, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। पिछली बड़ी पीस नेगोशिएशन द इस्तांबुल टॉक्स ऑफ 2022 तब हुई थी जब रशिया डिफेंसिव पर था और कीव से विड्रॉ कर रहा था। अब सिचुएशन बदल रही है। बिल्कुल, अब मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। रशिया का बैटलफील्ड पर अपर हैंड लग रहा है, खासकर पोक्रोव्स्क जैसे की टाउन्स कैप्चर करने के बाद ग्राउंड रियलिटी ड्रामेटिकली चेंज हो गई है। चलो इसको एग्जाम के लिए ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ। इंट्रोडक्शन। यूक्रेन में पीस का रास्ता इसलिए ब्लॉक्ड है क्योंकि दोनों साइड्स के स्ट्रेटेजिक गोल्स फंडामेंटली इनकम्पैटिबल हैं और ग्राउंड पर मिलिट्री सिचुएशन कॉन्स्टेंटली बदल रही है। राइट। कोर लॉजिक, कोर इशू है सॉवरेंटी वर्सेस सिक्योरिटी। यूक्रेन ऐसी डील एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो उसके सॉवरेन टेरिटोरी के लॉस को लेजिटिमाइज करे, और रशिया ऐसी डील एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसके बॉर्डर पर एक एक्सपेंडेड नेटो को अलाउ करे। एग्जैक्टली। ट्रम्प प्लान रशिया की करंट पोजीशन को फेवर करता है, जबकि यूक्रेन के लिए एक्सेप्टेबल कोई भी प्लान फुल रशियन विड्रॉल मांगेगा, जो अभी मिलिटरीली अनलाइकली लगता है। तो इसमें एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। मैपिंग बहुत क्रूशियल है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खरसोन और ज़ैपोरिजिया, ये 4 रीजन्स जो रशिया ने इलीगली एनेक्स किए हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस पता होनी चाहिए। ओके। और नेटो के मेंबरशिप क्राइटेरिया, खासकर आर्टिकल 5 को रिवाइज कर लेना। ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी डायलेमास और डिप्लोमेसी के फेलियर की एक डायनामिक केस स्टडी है। Now rehearse this. The proposed Trump plan for Ukraine involves freezing front lines, which would mean ceding territory to Russia and Ukraine dropping its NATO bid. This reflects a significant shift in ground reality since the failed Istanbul talks of 2022, when Ukraine had more leverage. इन शॉर्ट, यूक्रेन में पीस का रास्ता कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटेजिक गोल्स और एक ऐसी मिलिट्री सिचुएशन से ब्लॉक्ड है जो फिलहाल रशिया को फेवर करती दिख रही है, जिससे एक जस्ट सेटलमेंट बहुत मुश्किल है। Broad micro theme. Indian polity. इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से चलो घर वापस आते हैं, एक बहुत ही फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर। हम अपनी वोटर लिस्ट्स को कैसे मेंटेन करते हैं? काफी ड्राई टॉपिक लगता है, पर ये हमारी डेमोक्रेसी की नींव है। ऑफ इंडिया ईसीआई इलेक्टोरल रोल्स अपडेट करने के लिए यूज करती है। सही। प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोसेस अभी भी फ्लॉड लेगेसी पेपर रोल्स पर डिपेंड करता है, जो 2002-4 के हैं। और वो मॉडर्न डिजिटल ईसीआई नेट डेटाबेस से अक्सर मैच नहीं करते। ये एक बहुत सीरियस इशू है। सोचो, एक ही एरिया के लिए 2 अलग कॉन्फ्लिक्टिंग वोटर लिस्ट्स। पोलिंग डे पर एब्सोल्यूट केओस हो सकता है। हाँ, जेन्युइन वोटर्स का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, एंडलेस लीगल चैलेंजेस, जिससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? चलो डिस्कस करते हैं। हाँ। इंट्रोडक्शन। हमारे इलेक्शंस की इंटेग्रिटी हमारे इलेक्टोरल रोल्स की एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है, लेकिन एक लेगेसी इशू ईसीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। कोर लॉजिक सोल्यूशन है कंप्लीट और यूनिफाइड डिजिटाइजेशन, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके सारे पुराने पेपर रिकॉर्ड्स को स्कैन और डिजिटाइज करना। और अगला स्टेप? अगला क्रूशियल स्टेप है इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को आधार से लिंक करना, डी-डुप्लीकेशन के लिए। अच्छा। इससे सारे डुप्लीकेट, फेक या शिफ्टेड एंट्रीज एलिमिनेट हो जाएंगे और एक सिंगल क्लीन और रिलायबल नेशनल वोटर डेटाबेस बनेगा। राइट। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए ईसीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 324 याद रखना। ठीक है। और फॉर्म 6 जो वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए होता है, और फॉर्म 7 जो नाम पर ऑब्जेक्ट या डिलीट करने के लिए होता है, इनका डिफरेंस भी जानना जरूरी है। ये इशू इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव और डिजिटल रिफॉर्म्स के चैलेंजेस का एक ग्रेट एग्जांपल है। बिल्कुल। Practicing this, the ECI's Special Intensive Revision (SIR) process needs complete digitization and Aadhaar linkage to resolve the serious discrepancies between legacy paper rolls and the digital ECInet database, thereby ensuring electoral roll integrity. इन शॉर्ट, इंडिया के वोटर रोल्स को डिजिटाइज करना सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये हमारे इलेक्शंस की एक्यूरेसी, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। Broad micro theme: Science and Technology, Aviation Safety. टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर रहते हुए चलो आसमान की तरफ देखते हैं। क्या आपको पता है कि सूरज से आया एक पार्टिकल पोटेंशियली प्लेन को नोज डाइव करवा सकता है? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। लेकिन ये सच में हुआ है। एक बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ था एक JetBlue A320 एयरक्राफ्ट के साथ। ओके, प्लेन अचानक से नीचे की तरफ वायलेंटली पिच हुआ एक फॉल्ट की वजह से ELAC में, यानी एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर। और कॉज बहुत अजीब था, सोलर रेडिएशन। इस अजीब फिनोमेनन को सिंगल इवेंट अपसेट कहते हैं। एक मिनट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। मतलब एक हाई एनर्जी पार्टिकल शायद सोलर फ्लेयर से हाँ, मिलियंस ऑफ माइल्स ट्रैवल करके आया, एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज को पेनिट्रेट किया, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के एक माइक्रोचिप को हिट किया और उसे मैल फंक्शन करवा दिया। एग्जैक्टली। ये जितना इनक्रेडिबल है उतना ही स्कैरी भी है। बिल्कुल। इस इंसिडेंट के डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर इंडिया में DGCA ने एक क्रूशियल सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड या फिक्स मैंडेट किया है सभी इंडियन कैरियर्स के लिए जो ये एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, जैसे इंडिगो और एयर इंडिया, ताकि इस तरह का एवियोनिक्स करप्शन फिर से ना हो। इंट्रोडक्शन। एक रीसेंट एविएशन इंसिडेंट ने मॉडर्न एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में एक रेयर लेकिन सीरियस वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट किया है। ओके। कोर लॉजिक। ये GS3 के लिए एक ग्रेट टॉपिक है। आपको फ्लाई बाय वायर सिस्टम के बेसिक समझने चाहिए जो मॉडर्न एयरबस और बोइंग एयरक्राफ्ट में कॉमन है। इन सिस्टम्स में कंप्यूटर्स प्लेन के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, मैकेनिकल लिंकेजेस नहीं। बिल्कुल, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स के लिए वल्नरेबल होते हैं। सिंगल इवेंट अपसेट एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे स्पेस वेदर हमारी डेली लाइफ्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है। राइट। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। आपको सोलर फ्लेयर्स और कॉस्मिक रेडिएशन का इम्पैक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर समझना चाहिए।
सिर्फ एवियोनिक्स नहीं बल्कि सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर भी। तो ये स्पेस वेदर की स्टडी को डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करता है। एग्जैक्टली। Now, practice saying this. An ELAC fault on an Airbus A320 caused by a solar radiation-induced single-event upset led to a DGCA mandate for software upgrades to ensure the safety of fly-by-wire systems in Indian aviation. इन शॉर्ट, हमारे सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स भी कॉस्मिक इवेंट्स के लिए वल्नरेबल हैं, जिसके लिए इन इनविजिबल थ्रेट्स से बचने के लिए कांस्टेंट विजिलेंस और सेफ्टी अपग्रेड जरूरी हैं। Broad micro theme: environment, disaster management. और आसमान में ऐसी चीजों की बात करें जो हमारी फ्लाइट्स को अफेक्ट करती हैं, तो चलो थोड़ा जमीन से जुड़ी चीज की बात करते हैं। Literally. वोल्केनिक ऐश। हाँ. हाल ही में इथियोपिया का हेली गुबी वोल्केनो फटा और उसका बड़ा सा ऐश क्लाउड हजारों किलोमीटर दूर तक ड्रिफ्ट हुआ, जिसने इंडिया तक फ्लाइट्स को डिस्टर्ब किया। अब ये सिर्फ धूल का बादल लग सकता है, लेकिन एक जेट इंजन के लिए वोल्केनिक ऐश बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? मतलब एक ऐश का क्लाउड एक मल्टी टन इंजन को मिड एयर में कैसे फेल कर देता है? यहाँ पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन। वोल्केनिक ऐश मॉडर्न एविएशन के लिए सबसे सीरियस और अंडर एस्टिमेटेड थ्रेट्स में से एक है। ओके। कोलॉजिक। जेट इंजन्स बहुत हाई टेम्परेचर्स पर ऑपरेट करते हैं, अक्सर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। राइट। वोल्केनिक ऐश नॉर्मल डस्ट जैसा नहीं होता। ये मोस्टली छोटे शार्प पार्टिकल्स ऑफ रॉक और ग्लास यानी सिलिकेट से बना होता है। अच्छा। जब ये ऐश एक गर्म इंजन में सक होता है तो ये सिर्फ पास थ्रू नहीं होता, ये पिघलकर मोल्टन ग्लास बन जाता है। ओह। ये स्टिकी मोल्टन ग्लास फिर इंजन के इंटरनल कंपोनेंट्स को, खासकर टर्बाइन ब्लेड्स को कोट कर लेता है, क्रूशियल कूलिंग वेंट्स को ब्लॉक करता है और एयर फ्लो को डिसरप्ट करता है। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट: इससे इंजन ओवरहीट होकर स्टॉल या कंप्लीटली फेल हो सकता है। तो इंजन एसेंशियली ग्लास से क्लॉग हो जाता है। वाओ। एग्जाम के लिए अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली में हाईली गुबी की लोकेशन नोट कर लेना। ठीक है। ग्लास फॉर्मेशन की वजह से इंजन फेलियर के इस स्पेसिफिक मैकेनिज्म को समझना और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसे दूसरे वोल्केनिक गैसेस के बारे में भी जानना जो एयरक्राफ्ट के फ्यूजोलॉज और विंडोज को डैमेज कर सकते हैं। गॉट इट। Okay. Rehearse saying this: volcanic ash, composed primarily of silicates, is a major aviation hazard because it melts inside hot jet engines, forming molten glass that coats turbine blades, blocks cooling vents, and can cause catastrophic engine failure. इन शॉर्ट, वोल्केनिक ऐश सिर्फ धूल नहीं है, ये एक पोटेंशियल फ्लाइट किलर है जो पावरफुल जेट इंजन्स को ग्लास कोटेड फर्नेसेस में बदल सकता है। ब्रॉड माइक्रो थीम: मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल जस्टिस। वोल्केनोज की फिजिकल दुनिया से चलो उन आइडियाज की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने एक नेशन को शेप किया। हम अक्सर सोचते हैं कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को जानते हैं, लेकिन एक डीपर रीडिंग एक बहुत ही प्रोफाउंड थिंकर को रिवील करती है। बिल्कुल, ये एनालिसिस हमें डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ एक दलित लीडर या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रोफाउंड मॉरल फिलोसोफर के रूप में देखने के लिए कहता है। फोकस उनके कोर कॉन्सेप्ट मैत्री पर है, जिसका मतलब है फ्रेटर्निटी या अ डीप सेंस ऑफ फेलोशिप। उनके लिए ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं था, ये एक ट्रू डेमोक्रेसी के लिए एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन था। यहाँ फैसिनेटिंग चीज उनका नेशनलिज्म का पावरफुल क्रिटिक है। अच्छा, अंबेडकर ने वार्न किया था कि नेशनलिज्म बिना सोशल जस्टिस और फ्रेटर्निटी के हमेशा मेजॉरिटेरियनिज्म में डिके हो जाएगा। वो उस समय के कांग्रेस के पॉलिटिकल हिंदुइज्म के काफी क्रिटिकल थे। उनका कहना था कि आप कास्ट की नींव पर एक नेशन नहीं बना सकते। ट्रू नेशन बिल्डिंग के लिए पहले कास्ट का एनिहिलेशन जरूरी है। तो इसके टेकअवेज क्या है? इंट्रोडक्शन: अंबेडकर की लेगेसी को सच में समझने के लिए हमें सिंपलिस्टिक लेवल से आगे बढ़ना होगा और उनकी ओरिजिनल राइटिंग से एंगेज करना होगा। मतलब उनके वर्क्स जैसे सेमिनल एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को पढ़ना होगा। बिल्कुल, यूपीएससी के लिए उनका कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ये आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ड्राई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक मॉरल कंपस है जो सोसाइटी और गवर्नमेंट के एक्शंस को गाइड करना चाहिए। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, नॉट जस्ट द लेटर। प्रियम्बल के फ्रेटर्निटी पर जोर को समझने के लिए की है। हाँ। उनके सोशल डेमोक्रेसी पर आइडियाज कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं टिक सकती जब तक उसके बेस पर सोशल डेमोक्रेसी ना हो, GS2 पॉलिटी और GS4 एथिक्स के लिए फंडामेंटल हैं। Now practice saying this. Ambedkar's philosophy centered on the principle of Maitri or fraternity viewed social justice not as an afterthought but as a prerequisite for true nationalism. And he championed constitutional morality as the very soul of democracy. इन शॉर्ट, इंडियन डेमोक्रेसी को सच में समझने के लिए हमें अंबेडकर को एक मॉरल फिलोसोफर के रूप में देखना होगा जिन्होंने फ्रेटर्निटी और सोशल जस्टिस को सबसे ऊपर रखा। ब्रॉड माइक्रो थीम: इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी। और जब अंबेडकर इंडिया के फ्यूचर को मॉरल प्रिंसिपल्स पर शेप कर रहे थे, चलो देखते हैं कि हमारा पड़ोसी चाइना अपने रूरल लैंडस्केप को कैसे शेप कर रहा है, बहुत अलग स्टेट लेड मॉडल से। चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है 2035 तक सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन अचीव करना। इस स्ट्रेटेजी का एक सेंट्रल पिलर है रूरल कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम, जिसका एम उसके वेल्थी कोस्टल सिटीज और पुअर इनलैंड रूरल एरियाज के बीच के मैसिव गैप को बंद करना है। और इसके लिए उनके पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉप डाउन मॉडल्स हैं। एक है ईस्ट वेस्ट पेयरिंग। अच्छा, ये क्या है? ये एक पॉलिसी है जहां एक रिच डेवलप्ड कोस्टल सिटी जैसे शंघाई को ऑफिशियली पेयर किया जाता है एक पूरा इनलैंड प्रोविंस जैसे यूनान के साथ। ओके। शंघाई फिर यूनान को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल असिस्टेंस और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करता है। एक और कॉन्सेप्ट जो वो प्रमोट करते हैं वो है सिक्स शू स्पिरिट। सिक्स शू स्पिरिट। हाँ, ये रिमोट सिक्शू काउंटी के फार्मर्स की स्टोरी को रेफर करता है जिन्होंने सिर्फ ग्रिट और स्टेट सपोर्ट से बंजर पथरीली जमीन को फर्टाइल खेत में बदल दिया। चलो उसको एग्जाम के लिए एनालाइज करते हैं। हाँ। इंट्रोडक्शन: चाइना का पॉवर्टी एलिविएशन का अप्रोच स्टेट ड्रिवन टारगेटेड डेवलपमेंटल इंटरवेंशन की एक केस स्टडी है। Okay. कोर लॉजिक: ये मॉडल्स चाइना के स्टेट कैपिटलिस्ट अप्रोच को हाईलाइट करते हैं। ईस्ट वेस्ट पेयरिंग एक तरह का इंटरनल वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है। और सिक्शू स्पिरिट एक पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल है हार्डवर्क और पार्टी के गोल्स के प्रति लॉयल्टी प्रमोट करने के लिए। तो ये मैसिव स्टेट इन्वेस्टमेंट और आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन का एक मिक्स है। बिल्कुल,
कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए आपको चाइना के पॉवर्टी एलिवेशन टाइमलाइन और उसके मेथड्स पता होने चाहिए। GS2 गवर्नेंस और GS3 इकोनॉमी के लिए एक पोटेंशियल केस स्टडी के रूप में। राइट। और यूनान की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी नोट कर लेना, जो वियतनाम, म्यांमार और लाओस को बॉर्डर करती है, जिससे वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। Practicing China's rural revitalization strategy employs models like East-West pairing for resource transfer and promotes the Sikshu spirit for ideological motivation, all aimed at bridging the urban-rural gap as part of its socialist modernization goal. इन शॉर्ट, चाइना रूरल पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को एग्रेसिवली टैकल करने के लिए हाईली टारगेटेड स्टेट लेड डेवलपमेंटल और आइडियोलॉजिकल मॉडल्स यूज कर रहा है। Broad micro theme, modern history, social justice. मॉडर्न चाइना से चलो टाइम में पीछे चलते हैं। इंडिया की अपनी सोशल रिफॉर्म की हिस्ट्री के एक पिवटल रेवोल्यूशनरी मोमेंट में हम बात कर रहे हैं महाड सत्याग्रह ऑफ 1927 की, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने लीड किया था। ये सच में एक लैंडमार्क इवेंट था। सरफेस पर ये दलित्स के पब्लिक चावादार टैंक से पानी लेने के अधिकार के लिए एक लड़ाई थी। एक अधिकार जो उनके पास लीगली था, पर प्रैक्टिस में उन्हें डिनाई किया जाता था। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ पानी से कहीं ज्यादा था। ये दलित ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल इक्वालिटी का एक पावरफुल डिफाइंट असर्शन था। और इसका एक दूसरा और भी रेडिकल पार्ट था, जिसे अक्सर ओवरलुक किया जाता है। अच्छा। 25 दिसंबर 1927 को एक बहुत ही सिंबॉलिक एक्ट में अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स ने पब्लिकली मनुस्मृति को जलाया। वो एंशिएंट टेक्स्ट जिसे सदियों से कास्ट सिस्टम और औरतों के सब्जुगेशन को जस्टिफाई और कोडिफाई करने के लिए यूज किया गया था। वाओ। इस दिन को अब कई लोग इंडियन विमेंस लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सही। चलो इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। हाँ। इंट्रोडक्शन। महार सत्याग्रह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, यह एक फाउंडेशन मोमेंट था जिसने आने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मॉरल ग्राउंडवर्क तैयार किया। सोर्स मटेरियल में जो कंपैरिजन किया गया है वो फैसिनेटिंग है। हाँ। वो सजेस्ट करता है कि ये इवेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी को पैरेलल करता है, लेकिन एक कदम आगे जाकर इसने एक्सप्लिसिटली और कॉन्शियसली जेंडर इक्वालिटी को अपने रेवोल्यूशनरी विजन में शामिल किया। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का, जिनको हम अब चेरिश करते हैं, एक डायरेक्ट प्रिकर्सर था। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री पेपर के लिए महार सत्याग्रह एक क्रूशियल इवेंट है। राइट। आपको चावदा टैंक इंसिडेंट और मनुस्मृति दहन दोनों की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का एक पावरफुल एग्जांपल है, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया। नाउ रिहर्स दिस। द 1927 महाद सत्याग्रह, marked by the claiming of water rights at Chavada Tank and the symbolic Manusmriti Dahan, was a foundational movement for Dalit human rights and a direct precursor to the constitutional values of equality, liberty and fraternity. In short, महाज सत्याग्रह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी एक्ट था, जिसने आने वाले इंडियन रिपब्लिक के मॉरल कोर और सोशल विजन को डिफाइन करने में मदद की। A broad micro theme, economy. अब चलो हिस्ट्री से जंप करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की टर्ब्यूलेंट दुनिया में। दिसंबर 2025 की बड़ी हेडलाइन है कि रुपी ने साइकोलॉजिकल 92 US डॉलर मार्क को ब्रीच कर दिया है। और सवाल यह है कि ये एक क्राइसिस है या एक डिलिबरेट स्ट्रेटजी? इसे समझने के लिए हमें कॉजेस देखने होंगे। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। पहला, यूएस ने कुछ इंडियन गुड्स पर एक नया राउंड ऑफ 50% टैरिफ्स लगा दिए। दूसरा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI का एक मैसिव आउटफ्लो हुआ, लगभग $17 बिलियन इंडियन मार्केट से निकल गए। और तीसरा, गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स में एक सर्ज ने हमारे ट्रेड डेफिसिट को और बढ़ा दिया। इन सब ने रुपी पर इमेंस डाउनवर्ड प्रेशर डाला। तो आरबीआई इसके बारे में क्या कर रहा है? यहाँ पिवट आता है। अच्छा। ऐसा लगता है कि आरबीआई ने अपना स्टांस शिफ्ट कर दिया है। अपने वैल्यूएबल फॉरेक्स रिजर्व्स को बेचकर रुपी को अग्रेसिवली डिफेंड करने के बजाय वो एक मैनेज्ड फ्लोट की पॉलिसी पर मूव कर गए हैं। मतलब वो रुपी को ग्रेजुअली डिप्रिशिएट होने दे रहे हैं। हाँ, ताकि वो टैरिफ्स जैसे एक्सटर्नल प्रेशर्स के खिलाफ एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन। रुपी का 90 USD तक गिरना सिर्फ मार्केट पैनिक की कहानी नहीं है, ये आरबीआई की करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में एक पोटेंशियल शिफ्ट का सिग्नल है। ओके। कोर लॉजिक, एक वीकर रुपी हमारे एक्सपोर्ट्स को सस्ता और ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कंपेटिटिव बनाता है और इंपोर्ट्स को महंगा बनाता है, जिससे टाइम के साथ ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। एग्जैक्टली। तो आरबीआई शायद स्ट्रेटेजिकली डिप्रिशिएशन अलाउ कर रहा है ताकि यूएस टैरिफ्स और एफबीआई आउटफ्लोज के नेगेटिव इंपैक्ट को काउंटर किया जा सके। राइट। कंक्लूजन एंड एग्जाम इंपैक्ट। एग्जाम के लिए आपको मैनेज्ड फ्लोट और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। आपको जे कर्व इफेक्ट भी समझना चाहिए, जो एक थ्योरी है कि करेंसी डिवैल्यूएशन के बाद एक कंट्री का ट्रेड बैलेंस पहले खराब होता है फिर बेहतर होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP के कंपोनेंट्स, खासकर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रिवाइज कर लेना। बिल्कुल। Practicing the rupee's fall to 90 USD is driven by US tariffs and FPI outflows, with the RBI likely pivoting to a managed float policy, allowing currency depreciation to act as a shock absorber for the economy. In short, रुपी की ये गिरावट शायद एक मार्केट मेल्ट डाउन से ज्यादा आरबीआई का एक कैलकुलेटेड इकोनॉमिक एडजस्टमेंट है, एक डिफिकल्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट को नेविगेट करने के लिए। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस। और जब इंडिया अपनी करेंसी मैनेज कर रहा है, वो अपनी फॉरेन रिलेशंस में भी एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। ये व्लादिमीर पुतिन की रीसेंट विजिट के दौरान बहुत क्लियर था। व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर 2025 में इंडिया विजिट बहुत सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि ये 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद उनकी पहली विजिट थी। इंटरेस्टिंग ये था कि फोकस में एक शिफ्ट था। ट्रेडिशनल पिलर्स जैसे डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी पर कम बात हुई और इकोनॉमिक ऑपरेशन पर बहुत ज्यादा फोकस था, खासकर फर्टिलाइजर्स और लेबर मोबिलिटी जैसे एरियाज में। सही। लेकिन इस रिलेशनशिप को मेजर हेडविंड्स फेस करने पड़ रहे हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस जैसे यूएस का कैट्सा एक कांस्टेंट थ्रेट है, और जिसके बारे में बहुत बात हुई है, द रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म, वो स्टेसिस फेस कर रहा है। वो उतना स्मूथली काम नहीं कर रहा है जितना उम्मीद थी, और इससे ट्रेड में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इंडिया का स्टैंड क्या है? लेट्स डिस्कस। इंट्रोडक्शन।
पुतिन की विजिट ने एक बदले हुए जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इंडिया रशिया रिलेशनशिप की रेजिलियंस और उसके इवॉल्विंग नेचर दोनों को हाईलाइट किया। ओके, कोर लॉजिक, तो इंडिया की पोजीशन क्या है? ये की है। इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ने पीस की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन उसने कॉन्फ्लिक्ट पर एक न्यूट्रल स्टैंड नहीं लिया। ये इंडिया के कोर फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को शोकेस करता है। बिल्कुल, अपने हिस्टोरिक और स्ट्रेटेजिक टाइज को रशिया के साथ बैलेंस करने की एबिलिटी, जबकि वेस्ट खासकर यूएस के साथ एंगेजमेंट को भी डीपन करना। राइट। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए आपको इंडिया रशिया ट्रेड का कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए, जो अब हेवीली डिस्काउंटेड रशियन ऑयल से डोमिनेटेड है। ठीक है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INST के बारे में भी अवेयर रहना, जो इंडिया, ईरान और रशिया को इन्वॉल्व करने वाला एक मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसे चाइना के BRI का काउंटर माना जाता है। तो ये विजिट एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया के टाइट रोप वॉक की एक क्लासिक केस स्टडी है। बिल्कुल। Now, rehearse this. Putin's 2025 visit to India focused on economic ties like fertilizers and labor, while navigating challenges like sanctions and payment mechanisms. Throughout the visit, India maintained its foreign policy stance of strategic autonomy. इन शॉर्ट, इंडो रशियन रिलेशनशिप इवॉल्व हो रही है, जिसमें इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म पर एक नया फोकस है, क्योंकि दोनों कंट्रीज इमेंस जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स को नेविगेट कर रहे हैं। Broad, micro theme, polity institutions. फॉरेन पॉलिसी से चलो इंडिया के अंदर प्रपोज हो रहे एक मेजर इंस्टीट्यूशनल चेंज को देखते हैं। और नहीं, हम पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं प्रेस्टिजियस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की। राइट। एक नया ड्राफ्ट बिल टेबल पर है, ओरिजिनल ISI एक्ट ऑफ 1959 को रिप्लेस करने के लिए। और इसका सबसे की और कंट्रोवर्शियल चेंज क्या है? की चेंज है ISI को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी से एक स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करना। अब ये एक बोरिंग टेक्निकल चेंज लग सकता है लीगल स्टेटस में, लेकिन एकेडमिक कम्युनिटी से कंसर्न्स बहुत बड़े हैं। हाँ। क्रिटिक्स को डर है कि ये ISI की फेम्ड ऑटोनॉमी को इरोड करने का एक मूव है। अच्छा। प्रपोजल सजेस्ट करता है कि उसके इंडिपेंडेंट गवर्निंग काउंसिल को एक गवर्नमेंट डोमिनेटेड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से रिप्लेस किया जाए। फंडिंग मॉडल को भी एक ज्यादा कॉर्पोरेट स्टाइल में शिफ्ट करने का प्रपोजल है, जो उसकी एकेडमिक फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और हमें उस लेगेसी को याद रखना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन। एक नया ड्राफ्ट बिल इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में से एक के फंडामेंटल कैरेक्टर को बदलने का खतरा पैदा कर रहा है। कोर लॉजिक। ISI को लेजेंडरी PC महालनोबिस ने फाउंड किया था, जो इंडिया के सेकंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट थे। राइट। ISI ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO को पायोनियर किया और दशकों से इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग और स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन रहा है। इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का रेयर स्टेटस भी हासिल है। तो डर ये है कि इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट करने से ये बस एक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन जाएगा, जिससे इसकी इनोवेशन और इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। UPSC के लिए आपको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी के बीच का डिफरेंस समझना होगा। ओके। एक स्टैट्यूटरी बॉडी सीधे पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है और आमतौर पर ज्यादा डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर होती है। और PC महालनोबिस का नाम और कंट्रीब्यूशन याद रखना है। बिल्कुल। ये इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और गवर्नमेंट कंट्रोल के बीच के फ्रिक्शन की एक क्लासिक केस स्टडी है। The draft ISI Bill 2025 raises serious concerns about eroding the autonomy of the institution founded by PC Mahalanobis, primarily by converting it from a registered society to a government-controlled statutory body corporate. इन शॉर्ट, एक प्रपोज्ड बिल इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक की शेरिश्ड एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस को थ्रेटन कर रहा है। Broad micro theme, polity, law. एक इंस्टीट्यूशन के पोटेंशियल इरोजन से चलो एक स्पेसिफिक हॉरिफाइंग केस में जस्टिस के कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात करते हैं। 2006 का निथारी सीरियल किलिंग्स केस एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश की आत्मा को झिंझोड़ दिया था। लेकिन एक स्टनिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में मेन अक्यूज्ड कोहली और पंधर हाल ही में हायर कोर्ट से अक्विट हो गए, और रीजन एक कंप्लीटली बॉच्ड इन्वेस्टिगेशन और क्रेडिबल साइंटिफिकली बैक्ड एविडेंस का टोटल लैक। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है प्रोसीजर वाज फॉलोड बट जस्टिस वाज डिनाइड का। हाँ। इन्वेस्टिगेशन एक डिजास्टर थी, ये कोहर्स कन्फेशंस और अनसाइंटिफिक मेथड्स पर टिकी थी, और इसमें बेसिक फोरेंसिक इंटेग्रिटी की कमी थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्विटल्स का मतलब जरूरी नहीं कि अक्यूज्ड इनोसेंट है। इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन उनका गिल्ट प्रूव करने में बुरी तरह से फेल हो गया। चलो इसकी डीपर इंप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। निथारी एक्विटल्स सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर के डीप सिस्टेमिक फेलियर्स का एक डैमिंग इंडाइटमेंट है। राइट। कोर लॉजिक। ये केस हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की कैपेसिटी और इंटेग्रिटी पर गंभीर सवाल उठाता है। जब एक इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही इतनी फ्लॉड हो तो बेस्ट प्रोसिक्यूटर्स और जजेस भी जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये पुलिस रिफॉर्म्स, फोरेंसिक साइंस में इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स में ट्रेनिंग की जरूरत को हाईलाइट करता है। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 याद रखना, जो डबल जेपरेडी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। ओके। और आपको क्रिमिनल केसेस में जरूरी प्रूफ का स्टैंडर्ड समझना होगा, जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है। हाँ, निथारी केस इसका एक ट्रैजिक एग्जांपल है कि जब इन्वेस्टिगेटिव फेलियर्स के कारण ये स्टैंडर्ड मीट नहीं हो पाता तो जस्टिस का कंप्लीट मिसकैरेज होता है। Now rehearse this. The Nithari acquittals highlight systematic failures in India's criminal justice system, where a botched investigation and lack of forensic evidence failed to meet the beyond reasonable doubt standard, resulting in a denial of justice for the victims. इन शॉर्ट, निथारी केस एक भयंकर और पावरफुल रिमाइंडर है कि एक फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक केस को कमजोर नहीं करती, वो जस्टिस की संभावना को ही नष्ट कर सकती है। ब्रॉड माइक्रो थीम, हेल्थ गवर्नेंस। जबकि जस्टिस सिस्टम अपने प्रोसीजर से जूझ रहा है, मेडिकल फील्ड अपने लीगल और एथिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है, खासकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लाइफ सेविंग एरिया में। इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स एक ही कानून से गवर्न होते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट थियोआ ऑफ 1994। सबसे बड़ा चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो है ऑर्गन्स की मैसिव शॉर्टेज।
हमारा डोनेशन रेट सिर्फ 0.77 पर मिलियन पीपल्स है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। और इसका एक बड़ा रीजन एक की बॉटलनेक ब्रेन स्टेम डेथ को सर्टिफाई करने का कॉम्प्लिकेटेड और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। राइट। अभी के नियम बहुत स्ट्रिंजेंट है। एक पेशेंट को ब्रेन डेथ सर्टिफाई करने के लिए 4 स्पेसिफिक डॉक्टर्स का पैनल चाहिए। और कई केसेस में गवर्नमेंट अपॉइंटेड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल भी। इस ब्यूरोक्रेसी से अक्सर फेटल डिलेज होते हैं और पोटेंशियल ऑर्गन्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो प्रपोज रिफॉर्म क्या है? इंट्रोडक्शन। THOA ऑफ 1994 में एक क्रिटिकल प्रोसीजरल बॉटलनेक इंडिया के डिसीज्ड डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के पोटेंशियल को बुरी तरह से लिमिट कर रहा है। ओके। कोर लॉजिक आइडिया है प्रोसेस को सिंप्लीफाई और डिसेंट्रलाइज करना। प्रपोजल ये है कि सभी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड ICUs को एम्पावर किया जाए कि वो अपने इंटरनल पैनल ऑफ डॉक्टर्स से ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफाई कर सकें, पैनल फॉर्मेशन के लिए ब्यूरोक्रेटिक क्लियरेंस स्टेप को हटाकर। ये एक सिंगल रिफॉर्म डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट्स की संख्या को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है और हजारों जिंदगियां बचा सकता है। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए आपको ब्रेन स्टेम डेथ की मेडिकल और लीगल डेफिनेशन समझनी होगी। ठीक है। ये एक इरिवर्सिबल कोमा की स्टेट है जहां ब्रेन स्टेम ने परमानेंटली और इरिवर्सिबली फंक्शन करना बंद कर दिया है। और एक लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जैसे किसी रिश्तेदार से किडनी और एक डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट जहां ऑर्गन्स ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफाई होने के बाद हार्वेस्ट किए जाते हैं के बीच का लीगल डिफरेंस भी जानना होगा। हेल्थ गवर्नेंस में ये एक की इशू है। Now, practicing India's extremely low organ donation rate is hampered by the stringent and bureaucratic brainstem death certification rules under the THOA 1994. Proposed reforms aim to simplify and decentralize this process to increase the availability of organs. इन शॉर्ट, ब्रेन स्टेम डेथ को सर्टिफाई करने के कॉम्प्लेक्स नियमों को सरल बनाना इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के जरिए हजारों जिंदगियां बचाने का सबसे इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है। अच्छा, ब्रॉड माइक्रो थीम इकोनॉमी। जिंदगियां बचाने से चलो इकोनॉमी के हेल्थ को मेजर करने पर आते हैं। लेटेस्ट GDP नंबर्स आ गए हैं और वो सरफेस पर फैंटास्टिक लग रहे हैं, लेकिन क्या वो पूरी कहानी बता रहे हैं? लेटेस्ट डेटा के अनुसार इंडिया की Q2 GDP फॉर 2025 इंप्रेसिव 8.2% पर ग्रो हुई है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ने ड्राइव किया। एग्रीकल्चर भी 3.5% पर ग्रो हुआ है, जो ठीक है, जो खासकर डिजिटल इकोनॉमी के रोल को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता। अच्छा। हमारे पास एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी नहीं है, जो प्रोड्यूसर लेवल पर इन्फ्लेशन का WPI से बेहतर मेजर है। ये डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज की तरफ इशारा करता है। इंट्रोडक्शन। इंडिया का हेडलाइन 8.2% GDP ग्रोथ फिगर इंप्रेसिव है, लेकिन डेटा क्वालिटी और ग्रोथ के नेचर पर सवाल उसकी सस्टेनेबिलिटी पर चिंता पैदा करते हैं। राइट। कोर लॉजिक, इस ग्रोथ को बहुत अनइवन माना जा रहा है, जिसे इकोनॉमिस्ट के शेप्ड रिकवरी कह रहे हैं। मतलब? जहां रिच और फॉर्मल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, के का ऊपर वाला हाथ ऊपर जा रहा है, वहीं पुअर इनफॉर्मल सेक्टर और स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं। लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की भी प्रॉब्लम है, यानी ये हाई ग्रोथ हमारी यंग पॉपुलेशन के लिए काफी जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है। और की सेक्टर्स जैसे माइनिंग और यूटिलिटीज भी पीछे हैं। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए आपको करंट GDP बेस ईयर 2011-12 और ये एक प्रॉब्लम क्यों है याद रखना होगा। Okay. PPI, WPI और CPI के बीच का डिफरेंस समझना होगा और GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड और GDP कैलकुलेशन GDP इक्वल्स GVA प्लस टैक्सेस सब्सिडीज के बीच का डिफरेंस भी रिवाइज कर लेना। ये इंडियन इकोनॉमी पेपर में एक क्रूशियल और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। नाउ रिहर्स दिस। India's reported 8.2% GDP growth is being questioned due to an outdated base year 2011-12 and the phenomenon of a K-shaped recovery, which highlights serious issues of inequality, sustainability and low employment generation. In short, इंडिया का हेडलाइन ग्रोथ नंबर अच्छा लगता है, लेकिन उसके नीचे की कहानी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अनइक्वल और चिंताजनक है। Broad micro theme, economy. और हमारी इकोनॉमी में ये अनइवननेस हमारे पब्लिक सर्विसेज को मैनेज करने के तरीके में भी साफ दिखती है, खासकर क्राइसिस के दौरान। चलो, दो रिसेंट ट्रांसपोर्ट क्राइसिस को कंट्रास्ट करते हैं। पहला, छठ पूजा फेस्टिवल के दौरान रेलवेज की सिचुएशन। ये क्लासिक डिमांड शॉक था। ट्रेन टिकट्स की डिमांड में अचानक मैसिव और प्रिडिक्टेबल सर्ज। और दूसरा इंडिगो एयरलाइंस द्वारा मैस कैंसिलेशंस। ये एक सप्लाई शॉक था। पायलट शॉर्टेजेस और फॉग के कारण फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी में अचानक कमी। यहाँ जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं वो काफी फैसिनेटिंग है और हमारी पॉलिसी चॉइसेस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। राइट। रेलवेज के लिए, जो एक पब्लिक यूटिलिटी है, गवर्नमेंट एक प्राइस सीलिंग लगाती है, मतलब वो हाई डिमांड को मैच करने के लिए किराए नहीं बढ़ाती। रिजल्ट, मैसिव ओवरक्राउडिंग, केओस और टिकट्स का ब्लैक मार्केट। बिल्कुल। और एयरलाइंस जो डीरेगुलेटेड हैं, वहां एक सप्लाई शॉक एक ऐसे मार्केट में जो मोनोपोली बनता जा रहा है, प्राइस गाउजिंग की तरफ ले जाता है, जिससे लास्ट मिनट फेयर्स आसमान छूने लगते हैं। चलो यहाँ क्रिटिक डिस्कस करते हैं। हाँ। में डिमांड शॉक्स और सप्लाई शॉक्स के बीच के अंतर और अलग अलग रेगुलेटरी मॉडल्स के इकोनॉमिक परिणामों का एक साफ सबक देते हैं। ओके। कोर लॉजिक। सोर्स में जो क्रिटिक है वो डोमिनेंट नियो लिबरल इकोनॉमिक मॉडल का है। अच्छा। ये आर्ग्यू करता है कि ये मॉडल स्टेट की पब्लिक गुड्स जैसे रेलवे में इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी को स्ट्रिक्ट फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स के कारण लिमिट करता है। और साथ ही ये डीरेगुलेशन को प्रमोट करता है, जो प्राइवेट मोनोपोलीज या डुओपोलीज को इमर्ज होने और क्राइसिस के दौरान कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने की अनुमति दे सकता है। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। MCQs के लिए आपको डिमांड शॉक और सप्लाई शॉक के बीच का डिफरेंस साफ साफ समझना होगा। ठीक है। एक पब्लिक गुड के कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन राइवलरिस और नॉन एक्सक्लूडेबल को जानना होगा और समझना होगा कि कैसे फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हैं। Practicing this, recent transport crises illustrate the economic outcomes of different shocks and regulatory models. A demand shock in railways with price ceilings led to overcrowding, while a supply shock in airlines led to price gouging, highlighting critiques of neoliberal policy imitations on public goods. In short,
हम अपने पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को कैसे रेगुलेट करते हैं, ये डीप सीटेड इकोनॉमिक फिलोसफीज और उनके आम नागरिक पर होने वाले रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस को रिवील करता है। ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माइक्रो इकोनॉमिक्स से चलो क्वांटम फिजिक्स और कंप्यूटिंग के फ्यूचर की बिल्कुल माइंड बेंडिंग दुनिया में डाइव करते हैं। गूगल ने हाल ही में अपने विलो क्वांटम चिप का यूज करके एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सफलतापूर्वक OTOC या आउट ऑफ टाइम ऑर्डर्ड कोरिलेटर्स को मेजर किया, जिन्हें क्वांटम इकोज भी कहते हैं। ओके, उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यूबिट्स के बीच के इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स फिनोमेना ऑफ एंटेंगलमेंट को स्टडी करने के लिए किया। ठीक है, चलो इसको धीरे धीरे अनपैक करते हैं। पहले क्यू डे क्या है? हाँ। ये वो हाइपोथेटिकल लेकिन भयंकर दिन है जब एक क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो हमारे सारे करंट एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स जैसे RSA को तोड़ देगा। मतलब हर डिजिटल सीक्रेट, आपके बैंक अकाउंट पासवर्ड से लेके नेशनल सिक्योरिटी डेटा तक कंप्लीटली वल्नरेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसके लिए मिलियंस ऑफ स्टेबल क्यूबिट्स चाहिए और विलो के पास सिर्फ कुछ 100 हैं, तो हम अभी वहां नहीं है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उस दिशा में एक छोटा लेकिन सिग्निफिकेंट कदम है। ये हमें एक बहुत ही रियल और प्रेजेंट सिक्योरिटी थ्रेट पर लाता है, जिसे हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर कहते हैं। अच्छा। इंट्रोडक्शन। गूगल का एक रीसेंट क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपेरिमेंट, जबकि कोई ब्रेक थ्रू अचीव नहीं करता, आने वाले क्यू डे की तरफ प्रोग्रेस का प्रतीक है। एक ऐसा दिन जिसके ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी पर गहरे प्रभाव होंगे। ओके। कोर लॉजिक। हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर स्ट्रेटजी वो है जहां एडवर्सरीज जैसे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज आज ही हमारे एन्क्रिप्टेड डेटा के बड़े बड़े हिस्से रिकॉर्ड और स्टोर कर रहे हैं। वो इसे अभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो इसे इस प्लान के साथ सेव कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब उनके पास एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर होगा तब इसे डिक्रिप्ट करेंगे। तो थ्रेट फ्यूचर में नहीं है, हार्वेस्टिंग अभी हो रही है। बिल्कुल। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं, क्लासिकल बिट के विपरीत। राइट। एंटेंगलमेंट तब होता है जब दो क्यूबिट्स ऐसे लिंक हो जाते हैं कि उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ जाती है, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। और शॉर्ट्स एल्गोरिथम वो फेमस क्वांटम एल्गोरिथम है जो बड़े नंबर्स को बहुत तेजी से फैक्टर करने के लिए यूज किया जा सकता है, जो RSA इंक्रिप्शन तोड़ने का आधार है। Now rehearse this. Google's quantum echoes experiment studies qubit entanglement, bringing Q-Day, the day quantum computers can break RSA encryption using Shor's algorithm, a step closer. And it highlights the immediate cybersecurity threat of harvest now, decrypt later attacks. इन शॉर्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग की रेस शुरू हो चुकी है और जबकि क्यू डे अभी यहाँ नहीं है, हमारे करंट और फ्यूचर डिजिटल सिक्योरिटी के लिए खतरा बहुत रियल है और पहले से ही मोशन में है। Broad micro theme. Economy, social issues. हमारे फ्यूचर डेटा की प्राइसलेस वैल्यू से चलो ऐसी चीज की वैल्यू के बारे में बात करते हैं जिससे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। साफ पानी। एक फैसिनेटिंग रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल RCT रूरल ओडिशा में कंडक्ट किया गया था। ये मेजर करने के लिए कि लोग सच में साफ पीने योग्य पानी को कितनी वैल्यू देते हैं, और फाइंडिंग्स काफी काउंटर इंट्यूटिव थे। स्टडी ने पाया कि पूरे हाउसहोल्ड्स में साफ पानी के लिए एक आश्चर्यजनक रूप से हाई विलिंगनेस टू पे है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है। अच्छा, ये विलिंगनेस तभी दिखती है जब नॉन मॉनिटरी बर्डन्स जैसे दूर के स्रोतों से पानी लाने में लगने वाला समय, मेहनत और फिजिकल स्ट्रेन पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं। तो इसका गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए क्या मतलब है? इंट्रोडक्शन। ओडिशा में एक स्टडी साफ पानी प्रदान करने के बारे में कन्वेंशनल विजडम्स को चैलेंज करती है, ये बताते हुए कि सुविधा सब्सिडी से ज्यादा पावरफुल ड्राइवर है। ओके। कोर लॉजिक ये एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत बताता है। कई सालों से फोकस टेक एडॉप्शन को सब्सिडाइज करने पर रहा है, जैसे सस्ते वाटर फिल्टर्स बांटना या कम्युनिटी RO प्लांट्स लगाना। सही। ये स्टडी आर्ग्यू करती है कि फोकस सर्विस डिलीवरी पर होना चाहिए, यानी रिलायबल हाई क्वालिटी पाइप्ड वाटर सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाना। तो जब पानी आसानी से एक्सेसिबल होता है, लोग उसके लिए पे करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। बिल्कुल। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए आपको विलिंगनेस टू पे VTP और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट WTA के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ठीक है। इस स्टडी की फाइंडिंग्स जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के लिए सीधे रेलेवेंट है और उन्हें सपोर्ट करती हैं, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान करना है। तो ये मिशन के अप्रोच के लिए एक इकोनॉमिक रैशनल प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली। Now practice saying, an RCT in Odisha shows that the willingness to pay for clean water is high only when non-monetary collection burdens are removed. This suggests that policy should shift from technology subsidies to focusing on service delivery, aligning with the core principle of the Jal Jeevan Mission. इन शॉर्ट, लोगों को साफ पानी की वैल्यू करवाने और उसके लिए पे करवाने के लिए पहले हमें उसे आसानी से एक्सेसिबल और सुविधाजनक बनाना होगा। ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जमीन पर साफ पानी की कमी से चलो स्पेस में एक दुर्लभ संसाधन के लिए नई गोल्ड रश को देखते हैं। रेडियो स्पेक्ट्रम। हम सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टलेशंस जैसे SpaceX का स्टारलिंक और Amazon का प्रोजेक्ट क्वीपर का एक मैसिव अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। इससे लो अर्थ ऑर्बिट LEO में बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है और इन सैटेलाइट्स को कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी रेडियो स्पेक्ट्रम की कमी हो रही है, खासकर वैल्यूएबल Q और K बैंड्स में। तो इस कॉस्मिक रियल एस्टेट को कौन गवर्न करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU एक UN एजेंसी स्पेक्ट्रम एलोकेशन और ऑर्बिटल स्लॉट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पांसिबल है ताकि इंटरफेरेंस से बचा जा सके। लेकिन इसका करंट सिस्टम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर काम करता है। हाँ, और ये अर्ली एंट्रेंट्स और वेल्दी नेशंस या कॉर्पोरेशंस को भारी फेवर करता है, जो हजारों सैटेलाइट्स जल्दी लॉन्च करने का खर्च उठा सकते हैं, जिससे डेवलपिंग नेशंस पोटेंशियल रूप से बाहर हो सकते हैं। इसके कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इंट्रोडक्शन। सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टलेशंस का तेजी से विकास स्पेस गवर्नेंस में एक संकट पैदा कर रहा है, जिसमें कंजेशन, कॉन्फ्लिक्ट और डिजिटल डिवाइड के बढ़ने का खतरा है। राइट। कोर लॉजिक। जबकि ये सैटेलाइट्स रिमोट एरियाज में इंटरनेट प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद कर सकते हैं, यूजर टर्मिनल्स अभी भी बहुतों के लिए बहुत महंगे हैं। सही बात है। इससे भी जरूरी, LEO में ये पागलपन वाली कंजेशन स्पेस डिब्री और कोलिजन्स का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ा देती है। और ये हमें एक भयानक सिनेरियो की तरफ ले जाता है जिसे केसलर सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, जहां एक कोलिजन डिब्री का एक बादल बनाता है जो और कोलिजन्स की एक श्रृंखला शुरू कर देता है और अंत में LEO को पीढ़ियों के लिए अनुपयोगी बना देता है। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए आपको ITU का रोल पता होना चाहिए।
लो अर्थ ऑर्बिट LEO और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GEO के बीच का क्रिटिकल डिफरेंस समझना होगा। ओके। और आपको केस्लर सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना होगा। ये स्पेस गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक मेजर इशू है। Now, rehearse this. LEO mega constellations are causing spectrum scarcity and orbital congestion. This is governed by the ITU's first come, first served policy, which raises concerns about equitable access and increases the catastrophic risk of the Kessler syndrome. इन शॉर्ट, नई स्पेस रेस सिर्फ रॉकेट्स लॉन्च करने के बारे में नहीं है। ये ऑर्बिट में लिमिटेड पार्किंग स्पॉट्स और रेडियो चैनल्स को उनके खत्म होने से पहले कब्जाने के बारे में है। Broad micro theme. International relations S&T. और स्पेस में रिसोर्सेज की रेस से। चलो जमीन पर हाई स्टेक्स टेक वॉर को देखते हैं। यूएस की चाइना के साथ चिप वॉर में एक बहुत ही सरप्राइजिंग पॉलिसी रिवर्सल हुआ है। सही कहा। यूएस ने नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अमेरिकन टेक जायंट एनवीडिया को अपनी पावरफुल H200 GPUs चाइना को फिर से बेचने की अनुमति दे दी है, लेकिन एक शर्त के साथ, 25% सरचार्ज या टैरिफ। तो स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ? ये पिछली पॉलिसी जो टोटल बैन की थी उसके अग्रे अब बिल्कुल विपरीत लगता है। नई स्ट्रैटेजी को टेक पोल पोजीशन कहा जा रहा है। अच्छा, आइडिया चाइना को एडवांस चिप्स से पूरी तरह काटना नहीं है, बल्कि उसे यूएस चिप्स पर स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट रखना है, जो हमेशा यूएस और उसके एलाइज के लिए अवेलेबल लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी से एक जनरेशन पीछे हो। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। इंट्रोडक्शन। चाइना को चिप सेल्स पर यूएस पॉलिसी में एक रिवर्सल, एक कंप्लीट बैन से एक मैनेज्ड टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी की स्ट्रैटेजी की तरफ एक शिफ्ट का संकेत देता है। राइट। कोरल लॉजिक। ये H200 GPUs AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs को ट्रेन करने के लिए एब्सोल्यूट वर्क हॉर्सेस हैं। हाँ। चाइना को एक थोड़ा पुराना वर्जन खरीदने देकर यूएस उम्मीद करता है कि वो चाइना के अपने इंडिजिनस R&D एफर्ट्स जैसे हुआवे जैसी कंपनीज द्वारा को स्लो डाउन कर देगा और उन्हें कैचअप करने से रोकेगा। तो ये एक परमानेंट टेक्नोलॉजिकल लीड बनाए रखने की स्ट्रैटेजी है। एप्लीकेशन समझना चाहिए। ठीक है। ये पूरा इशू डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके सिविलियन और मिलिट्री दोनों एप्लीकेशंस हैं, को कंट्रोल करने के बारे में है। और वासनार एग्रीमेंट के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए, जो कन्वेंशनल आर्म्स और ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के लिए एक मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। Now practicing this, the US is now allowing the sale of NVIDIA H200 GPUs to China under a tech pole position strategy. This aims to keep China dependent on slightly older US technology to deliberately slow its indigenous AI development and maintain a technological gap. इन शॉर्ट, यूएस चाइना चिप वॉर एक टोटल ब्लॉकेड से एक ज्यादा न्यूआंस्ड कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी ऑफ कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी में इवॉल्व हो गई है। ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमी, मीडिया। और जब तक टेक जायंट्स सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरी तरह का कंसोलिडेशन मीडिया और एंटरटेनमेंट दुनिया में हो रहा है, और ये बहुत बड़ा है। बड़ी खबर यह है कि स्ट्रीमिंग जायंट नेटफ्लिक्स लेजेंडरी हॉलीवुड स्टूडियो वार्नर ब्रोस को $82 बिलियन में एक्वायर कर रहा है। ये एक मैसिव डील है। हाँ, ये एक न्यू एज डेटा ड्रिवन स्ट्रीमिंग कंपनी को एक लेगेसी स्टूडियो के साथ मर्ज कर रही है, जिसकी एक सदी की सिनेमैटिक हिस्ट्री है। इसका सबसे इमीडिएट और ऑब्वियस इंपैक्ट है मार्केट कंसोलिडेशन। ये डील कंपटीशन को ड्रास्टिकली कम करती है और एक एंटरटेनमेंट बेहिमत बनाती है, मार्केट को और ओलिगोपोली यानी एक ऐसा मार्केट जिसे कुछ बड़े सेलर्स डोमिनेट करते हैं की तरफ ले जाते हुए। तो कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स के लिए रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि कंटेंट क्रिएशन और भी एल्गोरिदम ड्रिवन हो सकता है, ताकि वाइडेस्ट पॉसिबल ग्लोबल ऑडियंस को अपील करे, ना कि क्रिएटिव, यूनिक या रिस्की स्टोरी टेलिंग पर फोकस करे। और हम थिएट्रिकल रिलीजेस से डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग मॉडल्स की तरफ ट्रेंड को भी एक्सेलरेट होते देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस का मैसिव मर्जर ग्लोबल एंटरटेनमेंट लैंडस्केप में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, जो कंपटीशन और क्रिएटिविटी पर चिंता पैदा करता है। Okay. कोलॉजिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक ऐसी डील का जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI के स्कैनर के अंदर आएगी। हाँ, CCI वो रेगुलेटरी बॉडी है जो मर्जर्स और एक्विजिशंस को रिव्यू करने के लिए रिस्पांसिबल है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो मार्केट कंपटीशन को नुकसान न पहुंचाए या मोनोपोलीज न बनाए। कंक्लूजन, इकोनॉमी पेपर के लिए ये मार्केट कंसंट्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और इस ओलिगोपोली के कंज्यूमर चॉइस और इनोवेशन पर पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट्स की एक क्लासिक केस स्टडी है। Now, rehearse this. The proposed Netflix-Warner Bros. Merger raises serious concerns about market concentration, potentially leading to an oligopoly. This could result in reduced competition, more algorithm-driven content, and would be scrutinized by antitrust bodies like the Competition Commission of India. इन शॉर्ट, ये मैसिव मीडिया मर्जर अंत में दुनिया भर के ऑडियंसेस के लिए कम चॉइस, कम डाइवर्सिटी और ज्यादा फॉर्मूलाइक डेटा ड्रिवन कंटेंट का मतलब हो सकता है। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, एंटरटेनमेंट के इकोनॉमिक्स से चलो इंडिया में रिजर्वेशन की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल में उसकी ओबीसी लिस्ट को लेकर एक बड़ा विवाद हो रहा है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी NCBC, जो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ने वेस्ट बंगाल की स्टेट लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC से 35 मुस्लिम कम्युनिटीज को हटाने की सिफारिश की है। और इस ड्रास्टिक रिकमेंडेशन के लिए क्या रीजन दिया गया है? NCBC का आरोप है कि इन कम्युनिटीज को 2014 में मुख्य रूप से उनके धर्म के आधार पर शामिल किया गया था, ना कि उनकी सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को दिखाने वाले क्वांटिफाइबल एम्पिरिकल डेटा के आधार पर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस लिस्ट को पहले ही स्ट्राइक डाउन कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। ये हमें कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर लाता है, जो दांव पर है। इंट्रोडक्शन। NCBC की एक सिफारिश ने वेस्ट बंगाल में OBC रिजर्वेशन के क्राइटेरिया पर एक बड़े लीगल और पॉलिटिकल डिबेट को जन्म दिया है। Right. कोर लॉजिक, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन को सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर आधारित होने की मांग करता है, धर्म पर नहीं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कंक्लूजन एंड एग्जाम इंपैक्ट, एग्जाम के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आपको याद रखना होगा कि NCBC को 102th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, जिससे उसकी सिफारिशों को काफी महत्व मिलता है। Okay. क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने और OBC रिजर्वेशन के लिए लीगल क्राइटेरिया लैंडमार्क इंदिरा सोनी केस 1992 में निर्धारित किए गए थे। ये केस इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी के दिल में है। बिल्कुल।
Practicing this, the NCBC has recommended delisting 35 communities from West Bengal's OBC list, alleging that their inclusion was based on religion, which violates the constitutional criteria of social and educational backwardness, as affirmed in the landmark Indira Sawhney case. इन शॉर्ट, बंगाल की ओबीसी लिस्ट पर विवाद इंडिया में रिजर्वेशन के बुनियादी आधार और मापदंडों पर एक तीखा कानूनी और राजनीतिक युद्ध है। Broad micro theme: International relations, governance. एक नेशनल कंट्रोवर्सी से चलो एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी को देखते हैं, जिसमें एक सोशल मीडिया जायंट और एक पावरफुल रेगुलेटर शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन ने एलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स, फॉर्मली ट्विटर, पर अपने शक्तिशाली नए कानून डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत $140 मिलियन का भारी जुर्माना लगाया है। ऑफिशियल रीजंस थे द प्लेटफॉर्म का मिसलीडिंग ब्लू चेक वेरिफिकेशन सिस्टम और कंटेंट मॉडरेशन और ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग में बड़ी विफलताएं। मस्क का रिएक्शन, जैसा कि उम्मीद ही थी, बहुत गुस्से वाला था। उन्होंने EU को अबॉलिश करने की मांग की और दावा किया कि ये रेगुलेटरी ओवररीच है, जो खासकर सक्सेसफुल US टेक फर्म्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फिनोमेना का परफेक्ट एग्जांपल है। इंट्रोडक्शन: प्लेटफॉर्म एक्स पर EU का एक बड़ा जुर्माना यूरोपियन टेक रेगुलेशन की बढ़ती शक्ति और उसके ग्लोबल प्रभाव को हाईलाइट करता है। कोर लॉजिक: इस फिनोमेनन को ब्रसेल्स इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये आइडिया है कि EU रेगुलेशंस अक्सर डिफैक्टो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज के लिए EU के स्ट्रिक्ट रूल्स को अपने सभी ग्लोबल ऑपरेशंस में अपनाना ज्यादा आसान और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बजाय अलग-अलग रीजन्स के लिए अलग-अलग कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड्स रखने के। तो ब्रसेल्स में बनाए कानून इंडिया या ब्राजील में एक यूजर प्लेटफॉर्म को कैसे अनुभव करता है, उस पर असर डालता है। एग्जैक्टली। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट: एग्जाम के लिए आपको डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के बारे में जानना होगा। ठीक है, यह एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो इंटरमीडियरीज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लायबिलिटी को उनके द्वारा होस्ट किए गए इलीगल कंटेंट के लिए काफी बढ़ा देता है। और आपको ब्रसेल्स इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये ग्लोबल टेक गवर्नेंस में एक की डेवलपमेंट है और दिखाता है कि कैसे रेगुलेटरी पावर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एक रूप हो सकती है। Now rehearse saying this. The EU fined Elon Musk's X platform under its powerful Digital Services Act for transparency and verification failures. This showcases the Brussels effect, where strict EU regulations on intermediary liability often become global standards for tech companies. इन शॉर्ट, EU बिग टेक को लगाम कसने के लिए अपनी रेगुलेटरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और ब्रसेल्स इफेक्ट के कारण बाकी दुनिया इसका प्रभाव महसूस कर रही है। Broad micro theme: governance, एविएशन से चलो इंडिया में आसमान में हुए बड़े डिस्ट्रप्शंस की बात करते हैं। हाँ, हाल ही में इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशंस हुई, जिससे हजारों यात्रियों के लिए कियोस पैदा हो गया। कारण एक डबल वैमी था। पहला, नॉर्थ इंडिया में भयंकर कोहरा, और दूसरा, पहले से मौजूद पायलट की कमी, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FTDL) पर एक विवाद से और बढ़ गई। चलो FTDL क्या है, इसे ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ये पैसेंजर सेफ्टी के लिए क्रूशियल है। राइट। ये एविएशन रेगुलेटर द्वारा पायलट फटीग को मैनेज करने के लिए बनाए गए नियम हैं। ये निर्धारित करते हैं कि एक पायलट कितने मैक्सिमम घंटे उड़ सकता है, फ्लाइट्स के बीच मिनिमम रेस्ट पीरियड्स क्या होंगे, एटसेट्रा। हाँ, 2019 के नियमों ने पायलट्स के लिए रेस्ट पीरियड्स को कमजोर कर दिया था। ज्यादा पायलट फ्रेंडली रिविजन्स 2024 में प्रपोज किए गए थे, लेकिन एयरलाइंस ने उनके इंप्लीमेंटेशन को रोक दिया, जिससे विवाद शुरू हो गया। ये सिचुएशन एक की वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करती है। इंट्रोडक्शन: इंडिगो द्वारा हाल ही में हुए मास कैंसिलेशंस सिर्फ खराब मौसम के कारण नहीं थे। उन्होंने पायलट फिटीग और एयरलाइन के ऑपरेशनल मॉडल से जुड़े गहरे सिस्टमिक इश्यूज को उजागर किया। कोर लॉजिक: ये लीन या लो कॉस्ट ऑपरेशनल मॉडल की कमजोरी को एक्सपोज करता है, जिसे कई बजट एयरलाइंस यूज करती हैं। वो अपने सिस्टम में बहुत कम स्लैक या बफर के साथ ऑपरेट करते हैं, बस पर्याप्त पायलट्स, बस पर्याप्त क्रू। तो जब फॉग जैसा कोई एक्सटर्नल डिसरप्शन आता है, FDTL विवाद जैसे प्री एग्जिस्टिंग इंटरनल इशू के साथ मिलकर पूरा नाजुक सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, जिससे कैस्केडिंग कैंसिलेशंस होती हैं। और सबसे बड़ी चिंता यहाँ पायलट फटीग के कारण पैसेंजर सेफ्टी के लिए खतरा है। बिल्कुल। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट: एग्जाम के लिए आपको इन सेफ्टी नॉर्म्स को सेट और एनफोर्स करने में DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का रोल पता होना चाहिए। ठीक है। समझना होगा कि FDTL नॉर्म्स बुनियादी रूप से फटीग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है, और फ्लाइट कैंसिलेशंस और डिलेज के दौरान कॉम्पेंसेशन के संदर्भ में एयर पैसेंजर्स के अधिकारों के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। Now practice saying this. Indigo's recent operational disruptions were caused by a combination of fog and a pilot shortage linked to the FDTL norms dispute. This highlights the safety risks of pilot fatigue and the vulnerabilities of the lean-cost airline business model. In short, इंडिगो संकट एक साफ चेतावनी है कि एविएशन इंडस्ट्री में हद से ज्यादा कॉस्ट्स कट करने के पैसेंजर और फ्लाइट सेफ्टी दोनों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम: सिक्योरिटी SNT। और हमारे आज के आखिरी टॉपिक के लिए हम एक अलग तरह की सुरक्षा को देखते हैं, जो पोस्ट कोविड दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है: बायोसिक्योरिटी। पहले चलो टर्म्स को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ। बायोसिक्योरिटी पैथोजेंस और टॉक्सिन्स के इंटेंशनल मिसयूज को रोकने के बारे में है, जैसे बायोटेररिज्म या बायोवेपन्स में। राइट। बायोसेफ्टी दूसरी तरफ एक लेबोरेटरी से पैथोजेंस के एक्सीडेंटल लीक या रिलीज को रोकने के बारे में है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अलग अलग थ्रेट्स को एड्रेस करते हैं। हाँ, इंडिया को बायोसिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए खास तौर पर वल्नरेबल माना जाता है। क्यों? हमारी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पोरस बॉर्डर्स और अनेक रिसर्च लैब्स की मौजूदगी के कारण। हमारे इससे डील करने के करंट कानून फ्रैगमेंटेड है। वो WMD एक्ट ऑफ 2005 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 जैसे अलग अलग एक्ट्स में बिखरे हुए हैं, कोई एक यूनिफाइड कानून नहीं है। तो हमें क्या चाहिए?
इंट्रोडक्शन। एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी के इस युग में बायोसिक्योरिटी के लिए इंडिया का फ्रैगमेंटेड लीगल फ्रेमवर्क एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोरी का प्रतिनिधित्व करता है। ओके। कोर लॉजिक, इंडिया को एक सिंगल यूनिफाइड नेशनल बायोसिक्योरिटी फ्रेमवर्क या एक्ट की जरूरत है। इससे रेगुलेशन स्ट्रीमलाइन होंगे, अलग अलग एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। और क्रिटिकली डुअल यूज रिसर्च के लिए बेहतर सर्वेलेंस शामिल होगा। ये वो रिसर्च है जिसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे वैक्सीन बनाना और हानिकारक उद्देश्यों जैसे वायरस को ज्यादा खतरनाक बनाना दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रीसेंट जैसे टॉक्सिन्स पर रिसर्च इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कंक्लूजन एंड एग्जाम इम्पैक्ट। एग्जाम के लिए आपको की इंटरनेशनल ट्रीटी याद रखनी होगी, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन ऑफ 1975, जो बायो वेपन्स के विकास और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाती है। ओके। आपको बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी के बीच का अंतर साफ साफ समझना होगा और इंडिया के WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट के प्रावधानों और वो बायोलॉजिकल एजेंट्स पर कैसे लागू होते हैं उसके बारे में अवेयर रहना होगा। वाह, क्या सेशन था। तो दोस्तों, हमने दिसंबर 2025 के की करंट अफेयर्स का एक कंप्लीट इन डेप्थ पोस्टमार्टम कर दिया है। हमने एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर किए हैं। चलो जल्दी से थीम्स रिकैप कर लेते हैं। हाँ, पॉलिटी एंड IR में हमने पाकिस्तान की जुडिशरी में संकट, यूक्रेन वॉर में स्टेलमेट, पुतिन की इंडिया विजिट, ISI बिल विवाद और बंगाल की OBC लिस्ट्स की जांच को कवर किया। इकोनॉमी में हमने रुपये का 90 पर पहुंचना, इंडिया की 8.2% GDP ग्रोथ के पीछे की के शेप्ड सच्चाई, ट्रांसपोर्ट संकट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में इंडिया की आत्मनिर्भरता की खोज को डिकोड किया। साइंस एंड टेक में हमने माइक्रोसॉफ्ट के रिस्की एजेंटिक AI, एयरबस सेफ्टी अपग्रेड्स, आने वाले क्वांटम थ्रेट, स्पेस में स्पेक्ट्रम की लड़ाई और US चाइना चिप वॉर को कवर किया। और हमने एनवायरनमेंट, हिस्ट्री और सोशल जस्टिस को भी छुआ। बायो रेमिडिएशन, वोल्केनिक ऐश, महाड़ सत्याग्रह और अंबेडकर की फिलॉसफी को देखा। बेसिकली हमने हर एक डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश की है। अब आपकी बारी है। नॉलेज को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ आपके लिए सोचने के लिए 6 क्विक कंटेंट प्रोब्स हैं। पहला, एजेंटिक AI और जनरेटिव AI में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के रिकॉल फीचर से जुड़े प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स को एक्सप्लेन करो। दूसरा, बायो रेमेडिएशन बायो मैग्निफिकेशन से कैसे अलग है? गंगा क्लीनअप प्लान में इसका क्या स्पेसिफिक रोल हो सकता है? तीसरा, दुवर्जस लॉ को जोमिया के ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर इंडियन माउंटेन स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम की प्रकृति पर कमेंट करो। चौथा, आप डॉक्टर अंबेडकर की मैत्री या फ्रेटर्निटी के फिलॉसफी को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आइडिया से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? पांचवा, मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? रुपये के डिप्रिसिएशन पर RBI की करंट पॉलिसी उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या दर्शाती है? और छठा, कैसलर सिंड्रोम क्या है और इसका लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टलेशंस के डिप्लॉयमेंट से क्या लेना देना है? और यहाँ आपके लिए एक फाइनल चैलेंज है। आज के डिस्कशन से कोई भी 3 डाइवर्स टॉपिक्स चुनो। मान लो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, US चाइना चिप वॉर और क्वांटम कंप्यूटिंग। इन तीनों के बीच एक सिंगल स्ट्रेटेजिक कनेक्शन बनाकर अपने लिए एक 2 मिनट का ऑडियो नोट रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। देखो आप लिंकेज को कितनी साफ साफ आर्टिकुलेट कर पाते हो। ये एक ग्रेट एक्सरसाइज है। ये एक ऑसम सेशन था दोस्तों। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम हर महीने आपके लिए ज्ञान का ये खजाना लाते रहें, तो प्लीज द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आज के डिस्कशन से आपका सिंगल मोस्ट इंटरेस्टिंग टेकअवे क्या था, और प्लीज इसे अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी चर्चा के साथ। इमेजिन दिस, आपके पास 2 कहानियां हैं। पहली 18th सेंचुरी की उस सीक्रेट सॉस के बारे में जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, और दूसरी आज की हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के कचरे से बचाने की टेक्नोलॉजी। क्या इनमें कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। ये दोनों ही ह्यूमन इंटेलेक्ट और सर्वाइवल की कहानियां हैं। हेलो एंड वेलकम टू द डीप डाइव। मैं हूं आपकी होस्ट और मेरा मिशन सिंपल है, आपको रूम में सबसे वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन बनाना। आज दोस्तों, हम ऐसी ही फैसिनेटिंग स्टोरीज को कनेक्ट करेंगे दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स से। और हाँ, अगर आप इस हाई एनर्जी नॉलेज जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। That's a perfect start. आज हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक मैसिव 60 मिनट प्लस डिटेल लेक्चर, एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर पर जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट। गोल सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि डॉट्स को कनेक्ट करके एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाना है। एग्जैक्टली, इसको अपनी अल्टीमेट रिवीजन सेशन समझो। तो चलो देखते हैं हमारा लर्निंग मैप क्या है। बकल अप। हम शुरू करेंगे जोल मॉकियर की थ्योरी से, फिर इंडिया के ट्राइबल एरियाज में गवर्नेंस, अरावली रेंज को बचाने की लड़ाई, थाईलैंड कैम्बोडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट और JNK एक्सेशन की हिस्ट्री। फिर हम टेक्नोलॉजी में जाएंगे, इंडिया के अपने माइक्रो प्रोसेसर ड्रूव 64 को समझेंगे और चाइल्ड मैरिज के स्टार्ट्स की सच्चाई देखेंगे। इसके बाद MGNRE-GA का रिप्लेसमेंट प्लान, एक शॉकिंग इलेक्शन फ्रॉड केस, राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट और स्पेस में कैसलर सिंड्रोम। पर इतना ही नहीं, हम एक्सपोर्ट, कंसंट्रेशन, इंडियन पॉलिटिक्स में प्रो इनकम्बेंसी का नया ट्रेंड, US सैंक्शंस कैसे काम करते हैं, डिजिटल इलेक्शन कैंपेन्स के गैप्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ग्लोबल रेस, म्यांमार के ट्रिकी इलेक्शंस, इंडिया न्यूजीलैंड FTA, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का इंपॉर्टेंट लॉ, और आखिर में तमिलनाडु के डेट नंबर्स को डिकोड करेंगे। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। Snippet 1. Why Mokyur's story of science becoming tech is incomplete. ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड थियरीज ऑफ ग्रोथ। तो फर्स्ट अप, चलो टाइम ट्रैवल करते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन कैसे? सोचो, 2 मास्टर शेफ्स हैं जो एक वर्ल्ड चेंजिंग केक की रेसिपी बता रहे हैं। एक कहता है कि सीक्रेट एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है, दूसरा कहता है नहीं, सीक्रेट था बहुत गर्म अवन और सस्ता ढेर सारा शुगर। आपको क्या लगता है कौन सा ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। इकोनॉमिस्ट जोएल मोकियर उस मैजिकल इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अपर टेल ह्यूमन कैपिटल की वजह से हुई। अपर टेल ह्यूमन कैपिटल, ये थोड़ा फैंसी टर्म है। सिंपल भाषा में इसका मतलब है सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल एलिट, द जीनियसेस, द साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स, थिंकर्स,
मोखियर का मानना है कि इन ब्रिलियंट माइंड्स ने साइंस को टेक्नोलॉजी में बदला और इसी को वो इंडस्ट्रियल एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो उनके लिए ये कुछ जीनियसेस की कहानी है। एग्जाम्पल के लिए जेम्स वॉट और उनका स्टीम इंजन, वो एक क्लासिक अपर टेल इंडिविजुअल थे। एक इन्वेंशन ने पूरी इंडस्ट्री को पावर दे दी, यही है मोकियर का आइडिया। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर डिबेट इंटरेस्टिंग हो जाती है, हर कोई इससे अग्री नहीं करता। सही बात है। अब आके हैं दूसरे शेफ, रॉबर्ट सी एलन। वो किचन को देखते हैं, इंग्रेडिएंट को नहीं। एलन की थीसिस है कि ब्रिटेन में एक यूनिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, हाई वेज चीप कोल, लेबर महंगा था और कोयला बहुत सस्ता। ओह, तो फैक्ट्री ओनर्स के पास एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव था ऐसी मशीन बनाने का जो महंगे मजदूरों को सस्ते कोयले से रिप्लेस कर दे। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट जीनियस, इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। एग्जैक्टली। एक बिजनेसमैन सोच रहा है, मैं 10 आदमियों को पैसा क्यों दूं जब मैं एक मशीन बना सकता हूं जो सस्ते कोयले पर चलती है। इट्स प्योर हार्ड नोज्ड बिजनेस सेंस। वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। और आई थिंक एक तीसरा एंगल भी है, कैलिफोर्निया स्कूल का। करेक्ट। केनेथ पोमरेंस जैसे लोग ग्रेट डाइवर्जेंस की बात करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया जैसे देश यूरोप जितने ही एडवांस थे। तो रेवोल्यूशन सिर्फ यूरोप में क्यों हुआ? गुड क्वेश्चन। यहाँ पर कर्स ऑफ कॉन्कैविटी यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब एक पॉइंट के बाद और रिसोर्सेज डालने से आउटपुट कम मिलता है। टेक्नोलॉजी ने इस कर्स को तोड़ा। मोकायर कहते हैं जीनियसेस ने तोड़ा, एलन कहते हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव्स ने तोड़ने पर मजबूर किया। तो लिसनर्स के लिए यहाँ से बड़ा टेक अवे क्या है? ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का वो फंडामेंटल सवाल है जो हम आज भी इंडिया में डिबेट करते हैं। क्या हम अपने अपर टेल टैलेंट, अपने आईआईटीज, अपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें या पहले सबके लिए फंडामेंटल्स ठीक करें? सस्ती बिजली, बेहतर वेजेस। बिल्कुल। अब चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्यों? पॉज कीजिए और इस पार्ट को जोर से बोलिए। Mukher's industrial enlightenment theory credits upper tail human capital for the industrial revolution, whereas Robert Allen's high-wage, cheap coal thesis emphasizes the role of economic incentives in Britain. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉज पर डिबेट, जीनियस माइंड्स वर्सेस इकोनॉमिक कंडीशंस, आज भी मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसी को शेप करती है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। स्निपेट 2, द फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस इन पोस्ट माओइस्ट इंडिया। Broad micro theme: Indian polity and governance, tribal issues. ग्लोबल हिस्ट्री से अब जूम इन करते हैं सेंट्रल इंडिया के जंगलों में। हम बात कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज में गवर्नेंस की, एक ऐसा टॉपिक जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से सीधा जुड़ा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पैराग्राफ्स और इंडिया के रेड कॉरिडोर में हिंसा के बीच क्या कनेक्शन है? कनेक्शन, मैं कहूंगा सब कुछ वही है। इसको समझने के लिए दो फाउंडेशनल पिलर्स को देखना होगा। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल। द 5th शेड्यूल स्पेशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। ये स्टेट के गवर्नर को स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल या टैग बनाना जरूरी बनाता है। तो रियल लाइफ में इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को एक शेड्यूल्ड एरिया में माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करना है तो थियोरेटिकली उन्हें वहां की ग्राम सभा की परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल, और ये पावर आती है हमारे दूसरे पिलर से, पैसा एक्ट ऑफ 1996। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पावर सीधे ग्रास रूट्स मतलब लोगों को देता है। लेकिन अगर कानून इतने अच्छे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमेशा की तरह ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड के बीच के गैप में है। माओइस्ट इंसर्जेंसी को बड़े पैमाने पर एक गवर्नेंस डेफिसिट का नतीजा माना जाता है। मतलब कानून तो हैं पर उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। पैसा एक्ट बना था ग्राम सभाओं को उनकी जमीन, वनस्पति और कल्चर पर अधिकार देने के लिए, लेकिन पैसा वायलेशंस ने ही इस आग में घी का काम किया। राइट। जब लोगों को दिखता है कि उनके अधिकार सिर्फ कागज पर है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। और इसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का क्या रोल है? एग्जैक्टली। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 तीसरा पिलर है। ये वन में रहने वालों को उनकी जमीन पर इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स देता है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट करता है कैफ एक्ट 2016, जिसे क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उसने FRA और पैसा के सेफगार्ड्स को कमजोर किया। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए टेक अवे ये है, 5th शेड्यूल, पैसा और FRA, ये तीनों ट्राइबल गवर्नेंस के पिलर्स हैं। इनके प्रोविजंस और इनके इम्प्लीमेंटेशन गैप्स दोनों ही मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्यों? अब पॉज करके इसको जोर से बोलिए। The 5th schedule provides a constitutional framework for scheduled areas with discretionary powers for the governor, while the PESA Act empowers the Gram Sabha with specific rights over land and resources at the local level. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ट्राइबल एरियाज के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उनका आसान भाषा में ठीक से लागू न होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Snippet 3. Inside a teacher's exhausting day as a booth level officer. ब्रॉड माइक्रो थीम, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस। ओके, अब एक बिल्कुल अलग एंगल से देखते हैं। चलो हमारी डेमोक्रेसी के ह्यूमन इंजन की बात करते हैं। इलेक्शन डे पर सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन होता है? शायद कैंडिडेट नहीं, वोटर भी नहीं, शायद वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है जो 48 घंटे से ठीक से सोया नहीं है। टॉपिक: द लाइफ ऑफ अ बूथ लेवल ऑफिसर या BLO। ये एक फैंटास्टिक टॉपिक है। इसमें डायरेक्ट MCQ नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारी इलेक्शन मशीनरी की जमीनी सच्चाई को समझने के लिए प्योर गोल्ड है। ये आर्टिकल एक कहानी है कि कैसे एक टीचर को अपनी रेगुलर ड्यूटीज के ऊपर BLO का काम भी करना पड़ता है। यार सोचो कितना वर्कलोड होगा। एक BLO को घर घर जाकर वोटर लिस्ट वेरीफाई करनी होती है, चेक करना होता है कि कौन शिफ्ट हो गया या किसकी डेथ हो गई, नए वोटर्स के फॉर्म्स कलेक्ट करने होते हैं, और ये सब बच्चों को पढ़ाने के बाद। बिल्कुल, वो हमारे फुट सोल्जर्स हैं। इलेक्शन कमीशन की आंखें और कान, आम नागरिक और उनके वोट के अधिकार के बीच की आखिरी कड़ी। हम हमेशा कैंपेन्स और रिजल्ट्स की बात करते हैं, पर उसके पीछे के साइलेंट आर्मी को भूल जाते हैं। सही बात है। ये स्टोरी एक बेहतरीन केस स्टडी है जिसे आप मेंस में गवर्नेंस चैलेंजेस या रोल ऑफ सिविल सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को और दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन को कंडक्ट करने के ह्यूमन एलिमेंट को परफेक्टली दिखाता है। तो की टेकअवे ये है, डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए इनवैल्यूएबल फॉडर है।
बीएलओ की लाइफ का एग्जाम्पल देने से आपके ऐसे या एथिक्स पेपर में एक रियलिटी का टच आता है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, सिस्टम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। प्रैक्टिस क्यों? बस इस एक लाइन को, इस एक थॉट को रिहर्स कीजिए। द बूथ लेवल ऑफिसर, BLO, is the grassroots level extension of the Election Commission, representing the human element and administrative challenges of conducting India's massive elections. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ये बीएलओ की कहानी हमारे इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के ऑपरेशनल चैलेंजेस को हाईलाइट करती है, जो मेंस के लिए बहुत यूजफुल है। Snippet 4. How is the Aravalli Range to be protected? ब्रॉड माइक्रो थीम, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। चलिए अब एनवायरमेंट की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज की। ये सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है, एक साइलेंट गार्डियन जो लाखों सालों से खड़ा है। लेकिन अब ये गार्डियन खतरे में है। गार्डियन बिल्कुल आसान भाषा में परफेक्ट वर्ड है। ज्योग्राफिकली अरावली दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है, लेकिन इनका सबसे क्रिटिकल रोल आज एक इकोलॉजिकल बैरियर का है। ये थार डिजर्ट को पूर्व की तरफ, मतलब हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ने से रोकते हैं। रियल लाइफ इम्पैक्ट, अगर अरावलीज नहीं होते तो दिल्ली और गुरुग्राम शायद बहुत ज्यादा गर्म, सूखे और धूल भरे होते। ये एक नेचुरल ग्रीन वॉल है। प्रॉब्लम यह है कि इस दीवार को इलीगल माइनिंग से तोड़ा जा रहा है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग दी है। कोर्ट ने अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन मांगी है और बहुत इंपॉर्टेंट, उस 100 मीटर हाइट के नैरो क्राइटेरियन को रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब अब ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड होगा। एग्जैक्टली, अब बहुत बड़ा एरिया प्रोटेक्शन के अंदर आएगा और SC ने नई माइनिंग लीजेस पर भी बैन लगा दिया है। ये कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये तो हुई लीगल बात, पर गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है ना। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। बिल्कुल, अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से इंस्पायर्ड ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। प्लान है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावलीज के साथ साथ 5 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, मैसिव एफोरेस्टेशन के थ्रू। अब यहाँ से एग्जाम्स के लिए क्रूशियल फैक्ट्स निकलते हैं। अरावली सिर्फ एक क्लाइमेट बैरियर नहीं है, ये एक मेजर वाटर डिवाइड भी है। मतलब ये अरेबियन सी में गिरने वाली नदियों जैसे लूनी और साबरमती को बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली नदियों जैसे यमुना की ट्रिब्यूटरी से अलग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इस पानी की कमी वाले रीजन के लिए एक मैसिव ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है। तो 3 फंक्शंस, बैरियर, वाटर डिवाइड, रिचार्ज जोन, ये बिल्कुल याद रखना। प्रैक्टिस कियो। इस पूरी डिस्क्रिप्शन को जोर से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। द अरावलीज, one of the world's oldest fold mountains, serve 3 critical ecological functions. They act as a barrier against desertification, a water divide for major river systems, and a crucial groundwater recharge zone for North India. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, अरावलीज की प्रोटेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के एक नई रूलिंग से बड़ा बूस्ट मिला है, जो गवर्नमेंट के एम्बिशियस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। स्निपेट 5. Why have Thailand Cambodia border clashes flared up again? Broad micro theme. International relations, border disputes. ओके, अब थोड़ा इंटरनेशनल चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक शानदार प्राचीन मंदिर एक पहाड़ी के किनारे पर बना है। अब इमेजिन कीजिए कि 2 देश उस पहाड़ी के लिए 100 साल से भी ज्यादा से लड़ रहे हैं। ये कहानी है प्रेय वायहेर टेम्पल और थाईलैंड कैम्बोडिया बॉर्डर की। हाँ, ये डिस्प्यूट प्रेया विहर टेम्पल के आसपास सेंटर्ड है। ये 11th सेंचुरी का एक अद्भुत हिंदू मंदिर है जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है। इतना सिग्निफिकेंट है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। प्रॉब्लम इसकी लोकेशन है। लोकेशन? ये डांगरेक माउंटेन्स में एक प्रोमेंड्री, मतलब एक ऊंची जमीन पर स्थित है, और ये डांगरेक माउंटेन्स ही थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच का नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। तो मंदिर बिल्कुल लाइन पर है। और अब लड़ाई सिर्फ मंदिर की नहीं, बल्कि उसके आसपास के 4.6 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया की भी है। बिल्कुल, और ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में एक नहीं 2 बार जा चुका है। 1962 में ICJ ने रूल किया कि मंदिर कंबोडिया का है। फिर से झगड़ा हुआ तो 2013 में ICJ ने अपने वर्डिक्ट को रीअफर्म किया और साफ किया कि मंदिर का पूरा प्रोमेंड्री कंबोडिया का है। इतने क्लियर रूलिंग्स के बाद भी झगड़ा है? हाँ, क्योंकि आसपास के एरिया पर अभी भी कंटेंशन है, जिसकी वजह से क्लैशेस होते रहते हैं। तो एग्जाम के लिए 2 की फैक्ट्स दिमाग में लॉक कर लेने हैं। पहला, प्रिया विहार टेम्पल किस देश में है? आंसर, ICJ द्वारा कंफर्म्ड, कैम्बोडिया। दूसरा, इस डिस्प्यूट के सेंटर में कौन सी माउंटेन रेंज है? द डंगरेक माउंटेन्स। प्रैक्टिस क्यों? चलो इस समरी को प्रैक्टिस करते हैं। The Priya Vihar Temple, a UNESCO World Heritage Site, was awarded to Cambodia by the ICJ. It is located on the Dangrek Mountains, which form the contentious natural border between Thailand and Cambodia. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच का टेरिटोरियल डिस्प्यूट प्रिया विहार टेम्पल के आसपास की जमीन को लेकर है, जो ICJ के साफ रूलिंग्स के बावजूद जारी है। Snippet 6. Forgotten Footprints. The story of Sikhs uprooted from Kashmir. ब्रॉड माइक्रो थीम। Modern Indian history. चलिए घर वापस आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही क्रूशियल चैप्टर पर। ये कहानी है जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया में एक्सेशन की, लेकिन उन कम्युनिटीज की नजर से जिन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। इस कहानी में टाइमलाइन सब कुछ है। आपको इवेंट्स का सीक्वेंस बिल्कुल साफ साफ समझना होगा। सब कुछ अक्टूबर 1947 के कुछ दिनों में हुआ। पहली डेट अक्टूबर 22, 1947। इस दिन पाकिस्तान बैक ट्राइबल इन्वेडर्स, जिन्हें कबाइलीज कहते हैं, ने कश्मीर पर हमला कर दिया। और उनके टारगेट्स थे मुजफ्फराबाद, मिरपुर और बारामूला जैसे इलाके, जहां सिख और हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी। बिल्कुल, महाराजा हरि सिंह के लिए सिचुएशन डेस्परेट थी। उनकी स्टेट फोर्सेस टूट रही थी। उन्होंने इंडिया से तुरंत मिलिट्री हेल्प मांगी। और इससे आती है दूसरी क्रिटिकल डेट अक्टूबर 26, 1947। इस दिन महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। करेक्ट। अपने राज्य को बिखरता देख महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर लीगली इंडिया का हिस्सा बन गया। और फिर आती है तीसरी डेट अगले ही दिन अक्टूबर 27, 1947, जब इंडियन ट्रूप्स श्रीनगर पहुंचे। हाँ, पहले इंडियन ट्रूप्स आसान भाषा में 1st सिख रेजिमेंट से श्रीनगर एयरलिफ्ट किए गए। ये कैपिटल को बचाने के लिए समय के खिलाफ एक रेस थी। तो की टेक अवे यहाँ टाइमलाइन और ज्योग्राफी का मिक्स है। पहला, और ये कॉमन कंफ्यूजन है, याद रखें कि ट्राइबल इन्वेजन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से पहले हुआ था। इन्वेजन ने एक्सेशन को फोर्स किया।
दूसरा, ज्योग्राफी के लिए आपको मुजफ्फराबाद और मिरपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन पता होनी चाहिए जो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में है। प्रैक्टिस क्यू, इस क्रिटिकल 3-day टाइमलाइन को जोर से दोहराइए। October 22nd, tribal invasion begins. October 26th, instrument of accession is signed. October 27th, Indian troops land in Srinagar to defend Kashmir. मिनी रिकैप इन शॉर्ट, 1947 का ट्राइबल इन्वेजन वो कैटलिस्ट था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया में एक्सेशन को प्रेसिपिटेट किया, जो 3 दिनों के एक प्रिसाइज सीक्वेंस में हुआ। Snippet 7, inside the Dhruv 64 microprocessor. ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। ओके, अपने फिजिकल बॉर्डर्स को सिक्योर करने की हिस्ट्री से अब जंप करते हैं फ्यूचर में अपने डिजिटल बॉर्डर्स को सिक्योर करने पर। टॉपिक है ध्रुव 64, इंडिया का अपना माइक्रोप्रोसेसर। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ध्रुव 64 एक इंडिजिनसली डेवलप्ड 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर है। इसे सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने बनाया है। लेकिन इसकी सबसे खास बात सिर्फ मेड इन इंडिया होना नहीं है, उसकी आर्किटेक्चर है, राइट? एग्जैक्टली। ध्रुव 64 रिस्क वी आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब ये रिस्क वी क्या है? ऐसे समझो, ज्यादातर चिप डिजाइन्स जैसे ARM या x86 जो हमारे फोन्स और लैपटॉप्स में है, प्रोप्राइटरी हैं। कंपनीज उन्हें ओन करती हैं और उनके डिजाइन यूज करने के लिए भारी लाइसेंस फी देनी पड़ती है। और RISV दूसरी तरफ एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, ISA। ये एक डिजाइन ब्लूप्रिंट जैसा है जो कोई भी फ्री में यूज और मॉडिफाई कर सकता है। ये तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। इमेजिन करो अगर जियोपॉलिटिकल रीजन से वो कंपनीज जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स के लिए चिप्स डिजाइन करती हैं अचानक बोल दें इंडिया आप हमारे डिजाइन यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम अचानक से टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हो जाएंगे। रिस्क 5 इंडिया को इस टेक्नोलॉजिकल चोक होल्ड से बचाता है। ये सरकार के एक बड़े मिशन DRUV का हिस्सा है। इसके अलावा IIT मद्रास का शक्ति चिप और IIT बॉम्बे का अजीत चिप भी है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, ध्रुव 64 आपके स्मार्टफोन के स्नैपड्रैगन चिप से कम्पीट करने के लिए नहीं बनाया है। इसका पर्पस स्ट्रेटेजिक है। ये सर्वर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, डिफेंस सिस्टम्स के लिए है। ये देश के सेंसिटिव ऑपरेशंस के लिए सिक्योर होम ग्रोन डिजिटल ब्रेन्स बनाना है। प्रैक्टिस क्यू, इस क्रूशियल डिस्टिंक्शन को प्रैक्टिस कीजिए। Dhruv 64 is an indigenous Indian microprocessor based on the open source RISC-V architecture, designed for strategic and industrial applications, not for commercial consumer electronics. मिनी रिकैप इन शॉर्ट, ध्रुव 64 इंडिया के आत्मनिर्भर बनने की कोशिश का प्रतीक है जो ओपन सोर्स RISC-V आर्किटेक्चर का यूज करके विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करता है। हाँ, Snippet 8, how Dhurandhar is a prime example of government embedded. ओके, हमारा अगला टॉपिक, ये एक फिल्म क्रिटिक और ओपिनियन पीस है। सिनेमा लवर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर इसमें एग्जाम सिलेबस के लिए डायरेक्ट फैक्चुअल कंटेंट नहीं है। तो अपना फोकस शार्प रखने के लिए हम इसे स्किप करके अगले टॉपिक पर चलेंगे। Right. Let's maintain our momentum. Next one. Snippet 9, where does India stand on child marriage? ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल इश्यूज एंड गवर्नेंस। Next, एक बहुत गंभीर सोशल इशू। टॉपिक, where does India stand on child marriage? अच्छी खबर यह है कि नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए डेटा से शुरू करते हैं। लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 बताता है कि चाइल्ड मैरिज 23.3% तक कम हो गया। ये एक आसान भाषा में अहम सुधार है। लेकिन ये नेशनल एवरेज स्टेट्स के बीच के बड़े फर्क को छुपा लेता है ना? बिल्कुल, वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में प्रेवलेंस अभी भी बहुत ज्यादा है। और सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि सबसे हाई रेट वेस्ट बंगाल में है। और ये सिर्फ एक डोमेस्टिक इशू नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर SDG 5.3 इंडिया ने 2030 तक चाइल्ड मैरिज को खत्म करने का कमिटमेंट किया है। हमारे पास द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006 जैसे कानून भी हैं। हाँ, और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जैसे इनिशिएटिव्स भी हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी देखा, असल चैलेंज हमेशा ग्राउंड पर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का होता है। अब एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है कोरिलेशन। NFHS 5 का डेटा एक चीज बिल्कुल साफ दिखाता है, लड़की की एजुकेशन और उसकी शादी की उम्र में डायरेक्शन इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे लड़की की स्कूलिंग के साल बढ़ते हैं, शादी की उम्र भी बढ़ती है। बिल्कुल, जिन लड़कियों ने 12 साल या उससे ज्यादा पढ़ाई की है, उनकी शादी बहुत देर से होती है। ये बताता है कि एजुकेशन ही चाइल्ड मैरिज के खिलाफ सबसे पावरफुल वैक्सीन है। प्रैक्टिस क्यू, इस डेटा बैक फैक्चुअल स्टेटमेंट को प्रैक्टिस कीजिए। According to NFH 5, India's child marriage rate is 23.3%, with West Bengal having the highest prevalence. The data confirms a strong inverse correlation between the level of female education and the age of marriage. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, चाइल्ड मैरिज कम करने में इंडिया ने प्रोग्रेस की है, लेकिन एजुकेशन के थ्रू लड़कियों को एम्पावर करना ही इस प्रथा के खिलाफ सबसे असरदार हथियार है। Snippet 10, FAQ. Why does the government want to replace MG NRGA? Nuclear broad micro theme. Economic policy and energy security. ऑलराइट, ये अगला वाला एक डबल हेडर है, दो बड़े पॉलिसी शिफ्ट्स। पहला, MG NRGA का पोटेंशियल रिप्लेसमेंट, और दूसरा, इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले MG NRGA। सरकार एक नया बिल, VB ग्राम बिल, लाने पर विचार कर रही है। सबसे बड़ा बदलाव स्कीम के फंडामेंटल नेचर में है। MG NRGA डिमांड ड्रिवन है। मतलब अगर आप काम मांगते हैं तो सरकार को काम देना ही पड़ेगा। इट्स अ लीगल राइट। एग्जैक्टली। नया बिल इसे सप्लाई ड्रिवन बनाना चाहता है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि काम कब और कहां अवेलेबल है। ये एक राइट्स बेस्ड अप्रोच से गवर्नमेंट डायरेक्टेड अप्रोच की तरफ एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और भी चेंजेस हैं। गारंटीड वर्क डेज को 100 से 125 करने का प्रपोजल है, लेकिन फंडिंग पैटर्न बदल जाएगा। अभी सेंटर लगभग 90% कॉस्ट उठाता है। नए बिल में सेंटर और स्टेट्स के बीच 60-40 का फिक्स्ड स्प्लिट प्रपोज किया गया है। इससे स्टेट्स पर फाइनेंशियल बर्डन काफी बढ़ सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉलिसी शिफ्ट पर, न्यूक्लियर एनर्जी।
एक नया एक्ट शांति एक्ट प्रपोज किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने और ऑपरेट करने की अनुमति देगा। ये एक मॉन्यूमेंटल स्टेप है। 60 साल से ये सेक्टर एक गवर्नमेंट मोनोपोली रहा है। वेट अ मिनट, प्राइवेट कंपनीज और न्यूक्लियर पावर। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद क्या हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना मजबूत है कि इस हाई रिस्क सेक्टर को हैंडल कर सके? ये थोड़ा खतरनाक लगता है। ये सबसे अहम सवाल है। इस पॉलिसी की सफलता रेगुलेटर की मजबूती पर ही डिपेंड करेगी। नया एक्ट SMRS स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर भी फोकस करता है। ये छोटे फैक्ट्री बिल्ट रिएक्टर्स हैं जो सेफर और ज्यादा फ्लेक्सिबल माने जाते हैं। इंडिया के 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी के टारगेट के लिए ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस क्यों? चलो दोनों पार्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। पहला, The proposed VB Gram-Gao bill seeks to transform MGNREGA from a demand-driven legal right to a supply-driven scheme, while also changing the funding ratio to 60-40 between the center and states. और दूसरा, The proposed Shanti Act aims to open India's nuclear energy sector to private companies, with a strategic focus on deploying small modular reactors (SMRS). के लिए खोलना। Right. Snippet 11. What is the Allen water fraud case? ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, इलेक्टोरल प्रोसेस। चलो फिर से इलेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन इस बार एक मॉडर्न फ्रॉड की। टॉपिक है कर्नाटका का एलन वोटर फ्रॉड केस। ये केस डरावना है क्योंकि इसने हमारी इलेक्टोरल रोल्स मैनेज करने के सिस्टम में एक सीरियस कमजोरी को एक्सपोज किया है। इस केस का सेंट्रल एलिमेंट है इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 7। इन फॉर्म्स का फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। फॉर्म 6 आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करने के लिए यूज करते हैं, और फॉर्म 7? उसका आसान भाषा में उल्टा। फॉर्म 7 नाम डिलीट करवाने के लिए होता है, जैसे किसी की डेथ हो गई हो या कोई परमानेंटली शिफ्ट हो गया हो। और ये सब ऑनलाइन हो सकता है। प्रॉब्लम आनंद कर्नाटका में ये हुई कि कुछ लोगों ने हजारों की संख्या में झूठे फॉर्म 7s बल्क में फाइल कर दिए। वो जेन्युइन वोटर्स को डेड या शिफ्टेड डिक्लेयर करके उनका वोट का अधिकार छीन रहे थे। बिल्कुल, सोचो आप इलेक्शन डे पर उठें और पता चले कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपको मृत घोषित कर दिया गया है। ओह माय गॉड। इस मास फ्रॉड ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस, खासकर OTPs और चेक्स एंड बैलेंसेस में बड़े गैप्स को एक्सपोज किया। ये दिखाता है कि सिस्टम को बड़े पैमाने पर मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे बहुत सिंपल लेकिन क्रिटिकल है। आपको अलग-अलग EC फॉर्म्स का पर्पस पता होना चाहिए। फॉर्म 6 फॉर एडिशन, फॉर्म 7 फॉर डिलीशन। इन दोनों को कंफ्यूज मत करना। ये एक क्लासिक प्रीलिम्स क्वेश्चन एरिया है। प्रैक्टिस क्यों? इस साफ डिस्टिंक्शन को जोर से बोलिए। Form 6 is used for the inclusion of a name in the electoral roll, while Form 7 is for the objection or deletion of a name. The Olan case exposed the large-scale fraudulent misuse of Form 7 to disenfranchise voters. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, ओलान केस डिजिटल इलेक्टोरल प्रोसेस की एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है, जहां फॉर्म 7 को मास डिसइंफ्रेंचाइजमेंट के लिए एक हथियार की तरह यूज किया गया। Snippet 12 on the right to a healthy environment. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट लॉ। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या एक इंडियन सिटीजन के तौर पर आपको एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट का फंडामेंटल राइट है? सरप्राइजिंग आंसर है हाँ और ना। चलो इसको अनपैक करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक फैसिनेटिंग एरिया है। एनवायरनमेंट शब्द हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। और ये जादू होता है आर्टिकल 21 के अंडर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एग्जैक्टली। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे लैंडमार्क केसेस में कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। और आसान भाषा में एक साफ सुथरे माहौल के बिना डिग्निफाइड लाइफ नहीं हो सकती। और ये जुडिशियल इनोवेशन हमेशा इवॉल्व हो रहा है। एक रीसेंट 2024 केस MK रंजीत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे गया। उसने क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स के खिलाफ अधिकार को आर्टिकल 21 का एक अलग कंपोनेंट माना। हाँ, ये कटिंग एज जुरिस्प्रूडेंस है और इस राइट को कई लीगल डॉक्ट्रिन सपोर्ट करती हैं, जैसे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट प्रोविजंस भी हैं। आर्टिकल 48A जो स्टेट की ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और आर्टिकल 51AG जो हर सिटीजन की ड्यूटी है। प्रैक्टिस क्यों? चलो इस पूरे कनेक्शन को रिहर्स करते हैं। The right to a healthy environment is not an explicit fundamental right, but has been judicially interpreted as an integral part of Article 21's right to life, and it is further supported by doctrines like public trust and constitutional provisions like Article 48A and 51AG. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, इंडिया में राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 से निकला एक पावरफुल जुडिशियल इनोवेशन है जो क्लाइमेट चेंज जैसे मॉडर्न चैलेंजेस को इंक्लूड करने के लिए इवॉल्व हो रहा है। Snippet 13. How are we protecting astronauts from deadly space debris? ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Space. चलो अब स्पेस में चलते हैं। वो बहुत बड़ा और खाली है ना? गलत। लो अर्थ ऑर्बिट एक खतरनाक रूप से भीड़ भाड़ वाला कॉस्मिक हाईवे बन रहा है जो कचरे से भरा है। पेंट का एक छोटा सा टुकड़ा भी ऑर्बिटल स्पीड्स पर एक गोली की ताकत से टकरा सकता है। हाँ, इस खतरे को MMOD कहते हैं, माइक्रोमीटरॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्री। पर असली प्रॉब्लम ऑर्बिटल डेब्री है। ये सारा मैन मेड जंक है, खराब सैटेलाइट्स, रॉकेट के टुकड़े एटसेट्रा। और ये जंक एक आसान भाषा में डरावनी सिनारियो को जन्म देता है जिसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। कचरे का एक टुकड़ा एक सैटेलाइट से टकराता है, हजारों नए टुकड़े बनाता है, वो टुकड़े दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं और कचरा बनाते हैं, और ये चलता रहता है जब तक पूरा लो अर्थ ऑर्बिट एक अनयूजेबल माइनफील्ड ना बन जाए। तो हम अपने गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को इससे कैसे बचा रहे हैं? स्पेसक्राफ्ट में एक स्पेशल शील्ड होगी जिसे विपल शील्ड कहते हैं। ये एक सिंगल सॉलिड प्लेट नहीं है, ये एक मल्टीलेयर शील्ड है। जब कचरा आउटर लेयर से टकराता है तो वो कचरे को छोटे छोटे पार्टिकल्स के क्लाउड में तोड़ देता है। बाद की लेयर्स फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। IADC और UNCOPOS जैसी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो इस पर काम करती हैं। प्रैक्टिस क्यों? इस
टेक्निकल सोल्यूशन को प्रैक्टिस कीजिए। टू प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्बिटल डिब्री इन लियो एंड टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ द केस्लर सिंड्रोम, इंडियाज गगनयान मिशन विल यूटिलाइज अ मल्टी-लेयर्ड विपल शील्ड फॉर इम्पैक्ट प्रोटेक्शन। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, लो अर्थ ऑर्बिट में मैन मेड स्पेस डेब्री एक बड़ा खतरा है और गगनयान जैसे स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट के सेफ्टी के लिए विपल शील्ड जैसे एडवांस्ड प्रोटेक्टिव मेजर्स पर डिपेंड करते हैं। स्निपेट 14, हाउ एक्सपोर्ट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। चलो वापस धरती पर आते हैं और इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग लेकिन चिंताजनक ट्रेंड है। पता चला है कि मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट्स की कहानी आसान भाषा में कुछ ही स्टेट्स की कहानी है। हाँ, डेटा बहुत साफ है। सिर्फ 5 स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 70% अकाउंट करते हैं। 70%? ये तो मैसिव जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है। बिल्कुल, और इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसे कैपिटल डीपनिंग कहते हैं। इसको ऐसे समझो, हम ऐसी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं जिसमें मशीन्स ज्यादा हैं और मजदूर कम। ये एक तरह की जॉबलेस ग्रोथ है। हम प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं पर जॉब्स उतनी नहीं बना रहे। और इस कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए HHI इंडेक्स है ना? करेक्ट, हर्फ-एंड-डाल-हर्शमैन इंडेक्स। इंडिया के लिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है, जो कंफर्म करता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इससे एक क्लियर कोस्टल वर्सेस हिंटरलैंड डिवाइड बन रहा है। जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट हो रहे हैं, जबकि लैंडलॉक्ड स्टेट्स पीछे छूट रहे हैं। और ये रीजनल इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, जिसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस क्यों? इस इकोनॉमिक ट्रेंड की समरी को रिहर्स कीजिए। India's exports are highly concentrated in its top 5 states, a trend measured by the rising HHI. This reflects a growing coastal hinterland divide and the phenomenon of capital deepening in manufacturing, leading to jobless growth. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, मुट्ठी भर कोस्टल स्टेट्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, जिससे ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन बढ़ रही है और उनके और हिंटरलैंड स्टेट्स के बीच एक बड़ा डेवलपमेंटल डिवाइड दिख रहा है। स्निपेट 15, प्रो इनकम्बेंसी। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, इलेक्टोरल ट्रेंड्स। चलो अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। दशकों तक इंडियन इलेक्शंस में एक शब्द हावी था, एंटी इनकम्बेंसी। आसान भाषा में ये एक नियम जैसा था कि वोटर्स रूलिंग पार्टी से थक जाते थे और उन्हें वोट आउट कर देते थे। पर क्या अब ये ट्रेंड बदल रहा है? हिस्ट्री देखें तो 1989 से 2014 तक का दौर क्लासिक एंटी इनकम्बेंसी एरा था। सरकारों को दोबारा जीतना मुश्किल होता था। लेकिन अगर आप रीसेंट स्टेट इलेक्शंस देखें, जैसे गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तो एक क्लियर शिफ्ट दिख रहा है। इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स वापस आ रही हैं। तो इस बदलाव के पीछे क्या है? पॉलिटिकल एनालिस्ट ने 2 बड़े फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी। इससे एक लाभार्थी क्लास बनी है, बेनिफिशियरीज का एक बड़ा ग्रुप जिन्हें स्कीम से डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। ये ग्रुप उसी पार्टी को वोट करता है जो बेनिफिट्स देती है। और दूसरा फैक्टर? दूसरा है डबल इंजन नैरेटिव। ये आइडिया कि अगर सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी हो तो डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से होगा। इंटरेस्टिंगली, ये नया नहीं है। नेहरूवियन एरा भी प्रो इनकम्बेंसी का दौर था। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स साइक्लिकल है। सही बात है। कि इनसाइट यहां ये समझना है कि इंडियन इलेक्टोरल बिहेवियर स्टैटिक नहीं है। ये एक लंबे प्रो इनकम्बेंसी फेज से एक लंबे एंटी इनकम्बेंसी फेज में गया और अब वापस शिफ्ट होने के साइंस दिखा रहा है। प्रैक्टिस क्यों? इस पॉलिटिकल शिफ्ट को एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस कीजिए। Recent Indian elections suggest a potential shift from an anti-incumbency to a pro-incumbency trend driven by factors like the creation of a Labharthi class through targeted welfare and the powerful double-engine political narrative. Mini recap. In short, इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, जहां प्रो इनकम्बेंसी फोर्सेस उस एंटी इनकम्बेंसी वेव को ओवरकम कर सकती हैं जो पोस्ट 1989 एरा की पहचान थी। Snippet 16, how US sanctions work in shipping. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। एक देश यूनाइटेड स्टेट्स पूरे समुद्र पर अपने नियम कैसे लागू करता है? ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात नहीं है। ये ग्लोबल ट्रेड के अदृश्य चौक पॉइंट्स को कंट्रोल करने की बात है। चलो समझते हैं कि यूएस सैंक्शंस शिपिंग की दुनिया में कैसे काम करते हैं। मेन एनफोर्समेंट एजेंसी है OFAC, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। इन सैंक्शन से बचने के लिए रशिया, ईरान जैसे देशों ने एक काउंटर सिस्टम बनाया है, शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट, गोस्ट शिप्स जैसा कुछ? आसान भाषा में, हाँ, ये पुराने टैंकर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है जिनकी ओनरशिप क्लियर नहीं होती। ये अपने ट्रैकिंग ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर देते हैं, समुद्र के बीच में नाम बदल लेते हैं और सैंक्शनड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यूएस इन गोस्ट से कैसे लड़ता है? वो 2 पावरफुल नॉन मिलिट्री टूल्स यूज करता है। पहला, यूएस डॉलर पेमेंट सिस्टम पर कंट्रोल। सारा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होता है। OFAC किसी को भी इस सिस्टम से ब्लॉक कर सकता है। दूसरा और भी क्रूशियल है मैरिटाइम इंश्योरेंस। अच्छा। दुनिया की 90% से ज्यादा शिपिंग वेस्टर्न PNI क्लब्स द्वारा इंश्योर्ड है। यूएस इन क्लब्स पर प्रेशर डालकर किसी भी शैडो फ्लीट के जहाज का इंश्योरेंस डिनाई करवा सकता है। बिना इंश्योरेंस के जहाज को कोई भी पोर्ट डॉक नहीं करने देगा। और एक और टूल है ना, UNCLOS। हाँ, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये वॉरशिप्स को हाई सीज पर स्टेटलेस वेसल्स बिना झंडे या रजिस्ट्रेशन वाले जहाज को बोर्ड और इंस्पेक्ट करने की अनुमति देता है। यूएस इसका यूज करके टैंकर्स को सीज करता है। प्रैक्टिस क्यों? इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस कीजिए। The US enforces shipping sanctions through OFAC by controlling the dollar payment system and the Western-dominated maritime insurance market. It counters the shadow fleet of sanctioned nations by leveraging these financial choke points and using provisions of UN's laws. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, यूएस अपने मैरिटाइम सैंक्शंस को सिर्फ नेवल पावर से नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सिस्टम्स पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल करके लागू करता है। Snippet 17, Bollywood in 2025. ओके, अगला टॉपिक है बॉलीवुड इन 2025। ये आर्टिकल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और प्रेडिक्शंस पर है। क्योंकि ये आसान भाषा में कोर सिलेबस से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, हम इसे स्किप करेंगे। Absolutely. Let's move on. ओके, स्निपेट 18, गैप्स इन रेगुलेटिंग डिजिटल इलेक्शन कैंपेन्स। Broad micro theme, Indian polity, electoral reforms. इलेक्शन का मैदान अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन हमारे कानून अभी भी पोस्टर्स और लाउडस्पीकर्स के जमाने में अटके हुए हैं। इससे एक बड़ा रेगुलेटरी गैप पैदा होता है। प्रॉब्लम की जड़ है हमारे मेन इलेक्शन लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में, खासकर इसका सेक्शन 126। ये सेक्शन 48 घंटे का साइलेंस पीरियड मैंडेट करता है ना? करेक्ट। लेकिन ये टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया के लिए डिजाइन किया गया था। आप सोशल मीडिया पर साइलेंस पीरियड कैसे एनफोर्स करेंगे जहां कंटेंट वायरल और परसिस्टेंट है? ये आसान भाषा में लगभग इम्पॉसिबल है। और इससे शैडो एडवर्टाइजर्स का इशू पैदा होता है। बिल्कुल, ये वो लोग या ग्रुप्स हैं जो ऑफिशियल कैंपेन का हिस्सा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर कैंडिडेट्स को प्रमोट करने या उनके राइवल्स पर अटैक करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। ये खर्चा अनट्रैक्ड रहता है। तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC सोशल मीडिया पर अप्लाई होता है? इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि हाँ, होता है। लेकिन फिर से एनफोर्समेंट एक नाइटमेयर है। कंटेंट का वॉल्यूम और वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि ईसी के लिए रियल टाइम में मॉनिटर करना मुश्किल है। तो की टेकअवे ये है, ऑनलाइन कैंपेन्स को रेगुलेट करने में प्राइमरी लीगल चैलेंज आरपीए के सेक्शन 126 जैसे पुराने कानून हैं जो प्री डिजिटल एज के लिए लिखे गए थे। प्रैक्टिस क्यू, इस रेगुलेटरी गैप के स्पेसिफिक पॉइंट को रिहर्स कीजिए। The regulation of digital election campaigns in India faces a major challenge due to the ineffective application of the RPA's Section 126 silence period to social media and the rise of non-transparent shadow advertisers who bypass spending limits. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडिया के इलेक्ट्रल लॉज जो एनालॉग युग के लिए बनाए गए थे, मॉडर्न डिजिटल कैंपेन्स के चैलेंजेस, खासकर खर्चे की ट्रांसपेरेंसी से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं। Snippet 19. What are rare earth elements and why is everyone looking for them? Broad micro theme, science and technology, geography. इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विटामिन समझो। आपको बस थोड़ा सा चाहिए, लेकिन उनके बिना कुछ काम नहीं करता ना। आपका फोन, ना इलेक्ट्रिक कार, ना फाइटर जेट। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स या REES की। RES पीरियोडिक टेबल पर 17 केमिकल एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। उनका जादू उनके यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, आसान भाषा में उनके 4f इलेक्ट्रॉन शेल में है। इससे उन्हें ऐसी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं है। और उसे यूज कहाँ होते हैं? हाईटेक में, हर जगह। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर्स और विंड टर्बाइंस के जनरेटर्स में जो सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगते हैं। आपके स्मार्टफोन स्क्रीन को रंग देने वाले फॉस्फर्स सब RE से बनते हैं। आप जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। ग्लोबल RE मार्केट पर चाइना का लगभग पूरा कंट्रोल है। ये सिर्फ रिजर्व्स की बात नहीं है। चाइना दुनिया की 90% से ज्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। इंडिया के पास रिजर्व्स हैं, लेकिन रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्चुअली जियोलॉजिकली रेयर नहीं है। बिल्कुल, कुछ तो कॉपर या लेड से भी ज्यादा अबंडेंट है। उन्हें रेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें एक दूसरे से अलग करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एनवायरमेंटली टॉक्सिक प्रोसेस है। यह है असली चैलेंज। प्रैक्टिस क्यों? इस क्रूशियल क्लैरिफिकेशन को प्रैक्टिस कीजिए। Rare earth elements are not geologically rare, but their strategic importance comes from the fact that they are difficult and environmentally hazardous to separate and refine, a process that is currently dominated by China. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, REEs 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो मॉडर्न टेक के लिए जरूरी है। उनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू उनकी जमीन में कमी से नहीं, बल्कि उनके कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग प्रोसेस की जियोपॉलिटिकल कंसंट्रेशन से आती है, जो चाइना में है। Right. Snippet 20. Issues with Myanmar's elections. चलो अब अपने पड़ोस में चलते हैं, एक ऐसे देश में जो हमेशा उथल-पुथल में रहता है, म्यांमार। इलेक्शंस प्लान हो रहे हैं, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी की तरफ एक कदम है या मिलिट्री के लिए अपनी पावर को मजबूत करने का एक तरीका? म्यांमार में मिलिट्री रेजिम को टटमाडॉ कहते हैं। 2008 में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो पॉलिटिक्स में मिलिट्री का परमानेंट रोल इंश्योर करता है। इसके तहत पार्लियामेंट की 25% सीट्स मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड है। इससे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पर वीटो मिल जाता है। करेक्ट। और होम, डिफेंस जैसे की मिनिस्ट्रीज हमेशा आर्मी के कंट्रोल में रहते हैं। अब टटमाडॉ ने एक चालाक इलेक्टोरल मूव किया है। उन्होंने वोटिंग सिस्टम को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से बदलकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन PR सिस्टम कर दिया है। ऐसा क्यों? PR सिस्टम में छोटी-छोटी पार्टियों को भी सीट्स मिल जाती हैं, जिससे पॉलिटिकल लैंडस्केप फ्रैगमेंट हो जाता है। आसान भाषा में, ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी जीतना मुश्किल बना देता है। ये एक क्लासिक डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी है। और इंडिया के लिए ये एक दूर की प्रॉब्लम नहीं है। हम म्यांमार के साथ एक लंबा पोरस बॉर्डर शेयर करते हैं। वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। प्रैक्टिस क्यों? मिलिट्री कंट्रोल के इस कोर इशू को रिहर्स कीजिए। Myanmar's military, the Tatmadaw, maintains its grip on power through the 2008 constitution's 25% seat reservation and has now shifted to a proportional representation electoral system to deliberately fragment the opposition and weaken democratic forces. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, म्यांमार में आने वाले इलेक्शंस मिलिट्री द्वारा अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए स्ट्रक्चर किए जा रहे हैं, जिससे इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर स्टेबिलिटी की चिंताएं पैदा होती हैं। Snippet 21. What is the India-New-Zealand Free Trade Agreement? Broad micro theme, Indian economy, international trade. एक और बड़ी ट्रेड डील होने वाली है, इस बार इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA। और इस डील के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि इसमें क्या है, इससे ज्यादा ये कि इसमें क्या नहीं है। बिल्कुल, डील के की टर्म्स ये हैं कि इंडिया के कई एक्सपोर्ट्स को न्यूजीलैंड मार्केट में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। बदले में न्यूजीलैंड को इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स और सर्विसेज के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। लेकिन हेडलाइन ये है, सबसे क्रूशियल पार्ट, डेयरी और एग्रीकल्चर को अग्रीमेंट से बाहर रखा गया है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। न्यूजीलैंड एक ग्लोबल डेयरी सुपर पावर है। उनके डेयरी प्रोडक्ट्स का टैरिफ फ्री इंपोर्ट हमारी डोमेस्टिक डेयरी इंडस्ट्री को आसान भाषा में तबाह कर सकता था। और इंडिया को फायदा कहाँ है? सर्विसेज सेक्टर में इंडियन प्रोफेशनल्स जैसे शेफ्स और योगा इंस्ट्रक्टर्स को न्यूजीलैंड में वीजा और काम मिलना आसान हो जाएगा। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए भी अच्छी प्रोविजंस हैं।
स्ट्रेटेजिकली ये एफटीए इंडिया की रीसेंट ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट का हिस्सा है। डब्ल्यूटीओ के डेडलॉक होने के साथ इंडिया अब बायलैटरल एफटीएस पर फोकस कर रहा है। प्रैक्टिस क्यों? इस एक्सक्लूजन के की पॉइंट को प्रैक्टिस कीजिए। The India-New Zealand FTA is highly significant because it strategically excludes the sensitive dairy and agriculture sectors to protect India's domestic farmers while securing gains in services and professional mobility. Mini recap. In short, India-New Zealand FTA एक pragmatic bilateral deal है जो बढ़ते ट्रेड की जरूरत को इंडिया के सेंसिटिव एग्रीकल्चरल और डेयरी सेक्टर्स की सुरक्षा के साथ बैलेंस करती है। Snippet 22. Law on suspension of sentence. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी लीगल सिस्टम। अब एक ऐसे लीगल प्रोविजन की बात करते हैं जो किसी पॉलिटिशियन का करियर बना या बिगाड़ सकता है। टॉपिक है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का कानून। इसका लीगल बेसिस है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का सेक्शन 389। ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को सजा होती है और वो अपील करता है तो अपेलेट कोर्ट उसकी सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है। आसान भाषा में उन्हें बेल दे सकती है। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है जो जरूर समझना चाहिए। सेक्शन 389 सिर्फ सेंटेंस सजा को सस्पेंड करता है, कन्विक्शन दोष सिद्धि को नहीं। कि दोषी ठहराया गया व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन नहीं, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन बनी रहती है। तो नेता बेल पर बाहर है पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कन्विक्शन को सस्पेंड करना एक एक्सेप्शनल पावर है जो बहुत कम यूज होनी चाहिए। तो ये आपका क्रूशियल एग्जाम टेकअवे है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के बीच का फर्क। पहला मतलब बेल, दूसरा मतलब इलेक्शन लड़ने की एलिजिबिलिटी वापस मिलना। प्रैक्टिस क्यों? इस लीगल डिस्टिंक्शन को जोर से बोलिए। अंडर सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी, an appellate court can suspend a sentence which amounts to granting bail, but it does not automatically suspend the conviction. The disqualification to contest elections remains unless the conviction itself is suspended, which is a rare exception. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, कानून सेंटेंस सस्पेंड करने, बेल देना और कन्विक्शन सस्पेंड करने के बीच एक अहम फर्क करता है, जिसमें से दूसरा ही एक डिस्क्वालिफाइड पॉलिटिशियन को इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल बनाता है। स्निपेट 23. The curious case of Tamil Nadu, where big debt numbers. Right. Broad micro theme. Indian economy, public finance. हमारे आज के आखिरी टॉपिक के लिए चलो एक कॉमन मिथ को तोड़ते हैं। क्या एक ज्यादा कर्ज वाला स्टेट हमेशा बुरी फाइनेंशियल हेल्थ में होता है? जरूरी नहीं। चलो तमिलनाडु का केस देखते हैं। पब्लिक फाइनेंस में एब्सोल्यूट नंबर्स आसान भाषा में मिसलीडिंग हो सकते हैं। रेशियोज ज्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट टोटल डेट नहीं बल्कि डेट टू जीएसडीपी रेशियो है। ये रेशियो बताता है कि स्टेट की एनुअल इनकम का कितना % उसका टोटल डेट है। हाँ, और तमिलनाडु का केस फैसिनेटिंग है। उनका एब्सोल्यूट डेट बहुत हाई है, लेकिन उनका रेवेन्यू कॉम्पोजिशन बहुत स्ट्रांग है। तमिलनाडु अपना 75% रेवेन्यू अपने सोर्सेज से रेस करता है, अपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, जबकि कई स्टेट्स सेंटर से मिलने वाले पैसों पर निर्भर रहते हैं। तो एनालिसिस ये है कि हाई डेट सस्टेनेबल हो सकता है अगर दो कंडीशंस पूरी हो। पहला, स्टेट की इकोनॉमी जीएसडीपी तेजी से बढ़ रही हो, और दूसरा, स्टेट के पास उस डेट को सर्विस करने के लिए अपना रेवेन्यू जनरेट करने की हाई कैपेसिटी हो। और तमिलनाडु इन दोनों बॉक्सेस को चेक करता है। तो बड़ा टेकअवे ये है कि किसी स्टेट की फिस्कल हेल्थ के लिए सिर्फ फिस्कल डेफिसिट या एब्सोल्यूट डेट मत देखो, डेट टू जीएसडीपी रेशियो और स्टेट की ओन रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को एनालाइज करना जरूरी है। प्रैक्टिस क्यों? इस एनालिसिस के कोर कॉन्सेप्ट को बोलिए। अ स्टेट्स फिस्कल हेल्थ इज बेटर असेस्ड बाय इट्स डेट टू जीएसडीपी रेशियो एंड इट्स ओन रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी rather than its absolute debt figure, as high debt can be sustainable with high economic growth. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ज्यादा एब्सोल्यूट डेट जरूरी नहीं कि फिस्कल क्राइसिस का संकेत हो। तमिलनाडु जैसे स्टेट के लिए ये हाई जीएसडीपी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग ओन रेवेन्यू जनरेशन के कारण सस्टेनेबल हो सकता है। क्या मैराथन सेशन था। 18th सेंचुरी की इकोनॉमिक हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न इंडिया के फिस्कल डायनामिक्स तक हमने बहुत कुछ कवर किया। ये सच में एक डीप डाइव लेक्चर था। Indeed, हमने दिसंबर 2025 के की करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है और उम्मीद है कि हमने दिखाया कि कैसे अलग-अलग टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। चलो एक क्विक हाई एनर्जी रिकैप करते हैं बुलेट पॉइंट्स में। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे की थ्योरीज मोकर वर्सेस एलन को समझा। हमने ट्राइबल गवर्नेंस के 3 पिलर्स, 5th शेड्यूल, पैसा और एफआरए को देखा। एनवायरनमेंट में हमने अरावलीज की प्रोटेक्शन और स्पेस में विपल शील्ड के बारे में जाना। साइंस एंड टेक में हमने इंडिया के इंडिजिनस DHUV64 चिप और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा। पॉलिटी में हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स, प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड्स और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जैसे लीगल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। और इकोनॉमी में हमने एक्सपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन, MGNREGA की रिप्लेसमेंट, FTAs और स्टेट डेट को एनालाइज करना सीखा। एक्सीलेंट। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए ये हैं 6 कंटेंट प्रोब्स। हर एक का जवाब जोर से देने की कोशिश कीजिए। 1. 30 सेकंड्स में डिमांड ड्रिवन MGNREGA और प्रपोज्ड सप्लाई ड्रिवन रिप्लेसमेंट के बीच का कोर फिलोसॉफिकल डिफरेंस क्या है? 2. ओपन सोर्स RISC-V आर्किटेक्चर इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए सिर्फ लाइसेंस फीस बचाने से बड़ी बात क्यों है? 3. केस्लर सिंड्रोम क्या है और विपल शील्ड का डिजाइन इसे कैसे काउंटर करता है? 4. वो 2 नॉन मिलिट्री चोक पॉइंट्स कौन से हैं जिन्हें यूएस शिपिंग सैंक्शंस एनफोर्स करने के लिए यूज करता है? 5. इस बात का पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है कि सीआरपीसी का सेक्शन 389 सेंटेंस को सस्पेंड करता है, कन्विक्शन को नहीं? 6. एक हाई ओन टैक्स रेवेन्यू वाले स्टेट के लिए हाई डेट टू जीएसडीपी रेशियो कम चिंताजनक क्यों है? और ये रहा आपका फाइनल चैलेंज। आज की डिस्कशन से कोई भी 2 बिल्कुल अनरिलेटेड टॉपिक्स चुनिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स।
अब 1 मिनट का ऑडियो नोट रिकॉर्ड कीजिए जिसमें आप इनके बीच एक पॉसिबल कनेक्शन एक्सप्लेन करें। Brilliant challenge to forge new connections. ऑसम। तो ये था हमारा आज का डिटेल सेशन। अगर आपको इससे वैल्यू मिली एंड यू फील मोर प्रिपेयर्ड तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए आपका सबसे बड़ा आहा मोमेंट कौन सा था और इसे अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे जल्द ही अगले डीप डाइव में। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।